ये है चालू है सर जी। हजरा साहिबा से मेरे ख्याल से रब्ता किया जाए कि वो उनका नंबर तो आ जाएंगी, तो आप मेरे ख्याल में पहले नाहिद पढ़ रही हैं तो शुरू कर सकते हैं। जी 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 जी, करना चाहे तो आप कर लीजिए, इजाजत है जी। हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम आज दूसरी किस्त है महफिल किस्सा खानी की, जिसको पेश फरमाएंगे प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब, मोहतरमा नाहिद मोहसिनी साहिबा, मोहतरमा अजहरा नकवी साहिबा और आरिफ नकवी साहब। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट मुतादिद ड्रामों का स्टेज करता है, ड्रामे पेश करता है। उसके अलावा मुलाकात एक फनकार से हमारा एक सिलसिला रहा जो करीबन 1 साल चला। उसके बाद में दास्तान गोई का सिलसिला चला और ये पहली फरवरी से महफिल किस्सा खानी का सिलसिला जो है ये जारी व सारी है। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ तमाम जो किस्सा गो हैं उनसे दरख्वास्त है कि आज की दूसरी किस्त को शुरू किया जाए, उसका आगाज किया जाए। जी। और एक रोज मैं मनमोहन बैनर्जी एक मुफलिस 16 साल तालिब इल्म लाल मुनीर हाट से अपने गांव जा रहा था, जब स्टीमर पर एक बूढ़ा अंग्रेज मिशनरी मुझे मिला और इसने मुझसे मेरे गांव का नाम पूछा और बड़ी मसरत से बताया कि इसी गांव के एक काबिल फख्र नेटिव नौजवान गोपाल चंद्र सील को इसके बाप ने बपतिस्मा दिया था, लेकिन मैंने इस नौजवान का कभी नाम भी ना सुना था। पादरी बनर्जी आदतन दिल में इस अंदाज में सोचने लगे जिस तरह वो मिंबर पर वाज कहते थे। ब्रह्मपुत्र के तवील सफर के दौरान इस मेहरबान मिशनरी ने पहले सुफे पर अपना पता लिखकर इंजील मुकद्दस मुझे दी और जब मैं गांव पहुंचा मेरी माँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी और देखो इसका बुत इसे न बचा सके। और मैं जो इंजील मुकद्दस से बेहद मुतासिर हो चुका था, मैंने अपने बाप को बंगला इंजील पढ़ने को दी और साल भर बाद मैं, मेरा बाप, चचा, बहन, भाई, सारा कुनबा रंगपुर इस अंग्रेज मिशनरी के यहाँ पहुंचकर इसके हाथ पर ईमान ले आए। चुनाचे पादरी बनर्जी ने कुर्सी पर पहलू बदला और अपने गैर मरई सामीन से मुखातिब रहे। एक सच्चा नेटिव क्रिश्चियन जो आज से मुद्दतों कबल मरा, ऐसे अनदेखे और बिलवास्ता तरीके से मेरे खानदान के यसू तक पहुंचने का वसीला बना। अगर मैं इस रोज इस स्टीमर पर इस मिशनरी से न मिलता, ये करम का खेल था या महज इत्तफाक। रेवरेंड बैनर्जी ने सर हिलाया और मुतहय्यर से बैठे दरवाजे से बाहर मिशन कंपाउंड का नजारा करने लगे। हिंदुस्तान के हर जिले में एक मिशन कंपाउंड मौजूद है, बल्कि मुख्तलिफ कलीसाओं के मुख्तलिफ मिशन कंपाउंड मौजूद है, जिसमें 150-200 साल से सफेद फार्म मिशनरी खवातीन सफेद साए और सफेद 16 हैट पहने हाथ में बाइबल लिए नेटिव लोगों की रूहों को बचाने के लिए दिन रात कोशां रही हैं। और काला पादरी हिंदुस्तानी माशरे के एक किनारे पर अपनी इंजील लिए खड़ा है। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत मिशनरियों को एक न्यूसेंस समझती थी। श्रीरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन की तरफ से शाये होने वाला इंतहाई दिलाजार लिटरेचर पहले फोर्ट विलियम में सेंसर किया जाता था कि अभी हिंदुस्तान में मसीही मिशन को यूनियन जैक की सरपरस्ती हासिल नहीं हुई थी। लॉर्ड मिंटो ने सेरमपुर के लिटरेचर के मुतालिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुत्तला किया था कि यह हिंदुओं के लिए बेहद इश्तियाल अंगेज साबित हो रहा है। इसके जवाब में श्रीरामपुर के मशहूर मिशनरी डॉक्टर मार्शमैन ने लिखा था कि हिंदुस्तानी इंतहाई कमजोर और अहमक किरदार के मालिक हैं और इस कमजोरी की वजह से हमेशा किसी न किसी गैर कौम का महकूम रहेगा और इसके इस बोधेपन को ईसाइयत भी दूर नहीं कर सकती। लेकिन बरतानिया के जेर साया जिंदा रहना इसके लिए बरकत इलाही का मूजिब है। इस वजह से जो हिंदू या मोहम्मदन ईसाई हो जाए वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बरतानिया का इंतहाई वफादार साबित होगा, क्योंकि महज इस एम्पायर की सलामती और तौसी पर इसके वजूद का इन्हिसार है।
सेरामपुर वालों को राजा राम मोहन रॉय की तरफ से बड़ी उम्मीदें थी, मगर इन्होंने ईसाई होने के बजाय उल्टे उनसे मनाजरे शुरू कर दिए कि आखिर गॉड को ब्रह्मा ही क्यों ना कहा जाए। मिशनरी उनकी रूह को बिला आखिर न बचा सके। ये अंग्रेज मिशनरी वाकई बहुत भोले थे। बिशप हेबर 1825 में हिंदुस्तान के दौरे के बाद लंका गए और कैंडी के शाही महल के दरबार हॉल में डिवाइन सर्विस मुनक्किद की, और इसके साथी मिस्टर रॉबिन्सन ने इस मौके के मुताल्लिक बाद में लिखा, सर्विस के बाद मैं और बिशप हेबर घर लौटे और मैंने बिशप से कहा, इबादत के दौरान मुझे ख्याल आया कि सिर्फ चंद साल कबल इसी हॉल में एक जाबिर एशियाई बादशाह अपनी मजलूम रियाया को दर्शन देता था, और आज इसमें एक ईसाई बिशप सच्चे दीन का पैगाम सुना रहा था। जब मैंने ये कहा तो बिशप हेबर ने सर झुका लिया और रो पड़े। इन मिशनरियों ने काले मुबल्लिग और पादरी तैयार किए। 1857 के बाद ईसाइयत को हुकूमत का मुकम्मल ताउन हासिल हो चुका था। अंग्रेजों का इबादत खाना गिरजा बेचारे मुसलमान जल कर कहते थे। काला पादरी चौराहों और सड़कों पर तबलीग करता फिर रहा था और मौलवियों से मनाजरे कर रहा था। हिंदू और मुसलमान देसी ईसाइयों को काल्टेन, जमरेशियन और पिलपिली साहब कहकर खुश हो लेते थे, लेकिन तब्दीली मजहब के बाद मजलूम अछूतों और इफलास ज़दा तालीम याफ्ता अफराद की जिंदगी बदल जाती थी। श्री रामकृष्ण के चेले और सवाने निगार महेंद्र नाथ गुप्ता ने अपनी किताब में लिखा था कि एक मर्तबा इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त से दरियाफ्त किया कि वो ईसाई क्यों हो गए, तो इन्होंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा था, इसकी खातिर। भूख के अलावा जहनी बेचैनी भी बंगाल में ईसाइयत के फरोग की एक वजह थी। 18वीं सदी में बंगाल और सारे हिंदुस्तान का हिंदू समाज तनज्जुल की आखिरी हुदूद तक पहुंच चुका था। राम मोहन रॉय ने 1818 में हिंदू कॉलेज कायम किया। इसके तलबा अपने मजहब से बरगश्ता होते जा रहे थे। मुताद्दिद अंग्रेजी तालीम याफ्ता ब्राह्मण खानदान ईसाई हो गए थे। ईसाइयत एक फातेह, अक़लियत पसंद, हैरत अंगेज, शानदार कौम का बड़ा माकूल मजहब था। नए बंगाली मुस्लिहीन, हिंदू, ब्रह्मो, ईसाई सभी अंग्रेज के हामी थे, जो इस अंधेरे मुल्क में नई रोशनी फैला रहा था। सिर्फ बंगाली मुसलमान, जिनको अंग्रेज ने कुचल दिया था और जो इसके बावजूद मुजाहिदीन की सफों में शामिल होकर इससे लड़े जा रहे थे, अंग्रेजी दौर और अंग्रेजी तालीम के दुश्मन थे और बंगाल का पसमानदा तबका बन चुके थे। पढ़े जाओ, म्यूट है। अरे भाई ठीक है, चल रहा है। प्रॉपर आवाज आ रही है। आ रही आवाज, तस्वीर नहीं आ रही। तस्वीर भी आ रही है सर, कीप कंटिन्यू कर दो ठीक। हाँ, तस्वीर नहीं आ रही। चलो, आवाज आ रही है, पढ़े जाओ ना। कलकत्ता में भद्र लोग मुताद्दिद अंग्रेजी तालीम याफ्ता ब्राह्मण खानदान ईसाई हो गए। ईसाइयत एक फातेह, अक़लियत पसंद, हैरत अंगेज, शानदार कौम का बड़ा माकूल मजहब था। नए बंगाली मुस्लिहीन, हिंदू, ब्रह्मो, ईसाई सभी अंग्रेज के हामी थे, जो इस अंधेरे मुल्क में नई रोशनी फैला रहा था। सिर्फ बंगाली मुसलमान, जिनको अंग्रेज ने कुचल दिया था और जो इसके बावजूद मुजाहिदीन की सफों में शामिल होकर इससे लड़े जा रहे थे, अंग्रेजी और अंग्रेजी तालीम के दुश्मन थे, बंगाल का पसमानदा तबका बन चुके थे। कलकत्ता में भद्र लोग, करानी और बाबू लोग की एक नई दुनिया आबाद हो चुकी थी और अंग्रेज बंगाली बाबू का बेतरह मजाक उड़ाता था। 19वीं सदी के आखिर में एक अंग्रेज तंजनिगार ने इंडियन एम्पायर के मुताल्लिक अपनी एक किताब सर अली बाबा का सफरनामा में लिखा था, हम बाबूइज्म को एम्पायर में कितना ही फरोग दें, बाबू के वजूद पर हमें आंसू बहाना चाहिए कि बाबू एक सख्त काबिल रहम शे है। ये बाबू नए मजहब, नई मौसीकी, आर्ट और साइंस से खूब पेट भर के जब मोटा हो जाएगा
तो इसे दुलत्ती झाड़ेगा कि हम इसका मजाक उड़ाना भूल जाएंगे। इसके पेटेंट लेदर जूते, इसकी रेशमी छतरी और इसके 10,000 हॉर्स पावर के अंग्रेजी अल्फाज और जुमले, इसकी मगरबी ख्यालात की जुगाली, ये सब एक रोज बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। साइंस, मगरबी फलसफे और मिशनरियों ने इसके दिमाग को इतना चकाचौंध कर दिया है कि अभी इसका अपनी पुरानी हैसियत पर वापस जाना मुश्किल है। सर अली बाबा के सफरनामे का ये मजमून पादरी बनर्जी को एक मर्तबा अर्जुमंद मंजिल में नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी ने अपने कुतुब खाने की एक अलमारी से निकाल कर दिखलाया था। ये देखिए बनर्जी बाबू, हमारा साहब बहादुर हम हिंदुस्तानियों को का किस बेपनाह हिकारत से जिक्र करता है, नवाब साहब ने कहा था। अर्जुमंद मंजिल, पादरी बनर्जी अर्जुमंद नहीं आ रही है जी, तस्वीर नहीं आ रही सर। हाँ तस्वीर नहीं आ रही ना, तो वही हो रहा है हमारे इसमें, पता नहीं क्या हुआ तस्वीर। एक मिनट कर रहे हैं, आवाज आ रही है इससे। यस सर, आ गई। अब तस्वीर तो नहीं आ रही हमारी इसमें, तो नहीं आ रही, आ रही है तस्वीर? आ गई सर, आ गई। ओके, अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। पादरी बनर्जी अर्जुमंद मंजिल में सियासी बहस मुबाहिसे से हमेशा एतराज करते थे, लेकिन जब कभी वहां जाते ड्राइंग रूम में मुस्लिम लीग और सुबहाती सियासत का तस्करा छड़ा मिलता और रेवरेंड बैनर्जी चुपके बैठे सुना करते। अर्जुमंद मंजिल ढाके की पुरानी मुस्लिम तहजीब, उर्दू शायरी, थिएटर, राग रंग के जलसों, अदामत परस्ती और मुस्लिम सियासत का मरकज थी, और पादरी बनर्जी को मुस्लिम सियासत या हिंदू सियासत से कोई दिलचस्पी न थी। वो सिद्क़े दिल से अंग्रेजी हुकूमत के वफादार थे। अर्जुमंद मंजिल ये भी क्या इत्तेफाक था कि इनकी काबिल कदर, लायक एहतराम और नेक बख्त बीवी एस्थर उनको अर्जुमंद मंजिल के वसीले से मिली। खुदावंद खुदा के वसीलों के असरार कोई नहीं समझ सकता। मैम नॉवेल थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, बहुत वाज़ेह हो रहा है ये, बहुत। नवाब कमरुज़्ज़मा हाँ। चौधरी जिला फरीदपुर के जमींदार थे और गिरिबाला चट्टोपाध्याय इनके इलाके के एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी और 5 बरस की उम्र में वो बेवा हो गई थी। बाप के मरने के बाद 15 साल की उम्र तक इसने ससुराल में हर तरह के जुल्म सहे और एक रात चुपके से नाव में बैठकर ढाके भाग आई और अर्जुमंद मंजिल पहुंचकर नवाब कमरुज़्ज़मा की वालदा बेगम नूरुज़्ज़मा से फरियादी हुई। बड़ी बेगम साहिबा ने इसे फौरन अपनी पनाह में ले लिया और कुछ अरसे तक इसे अर्जुमंद मंजिल के जनान खाने में रखा। जब तस्वीर नहीं आ रही है, दोबारा म्यूट हो, वीडियो बंद हो रखी है। यही मैं कह रहा हूँ, एक पता नहीं क्या हुआ इसको, 1 मिनट में दूसरे पे खोल रहा हूँ। तस्वीर का तो कैमरा तो गायब ही हो गया इसका। सर तो बताओ, आ गई। पता नहीं क्या होता है, ये बंद क्यों हो जाता है? फिर 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। जी सर। Recording in progress. वो बंद कर दो, वो बंद। सर किसी एक की आवाज को म्यूट कर दीजिए। वो बंद कर दो, तो बंद ही कर दो। बंद नहीं है, अरे इसमें से आवाज आ रही है। इनकी काबिल कदर, लायक एहतराम और नेक बख्त बीवी एस्थर उनको अर्जुमंद मंजिल के वसीले से मिली। खुदावंद खुदा के वसीलों के असरार कोई नहीं समझ सकता। नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी जिला फरीदपुर के जमींदार थे और गिरिबाला चट्टोपाध्याय इनके इलाके के एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी और 5 बरस की उम्र में बेवा हो गई थी।
बाप के मरने के बाद 15 साल की उम्र तक इसने ससुराल में हर तरह के जुल्म सहे और एक रात चुपके से नाव में बैठकर ढाके भाग गए और अर्जुमंद मंजिल पहुंचकर नवाब कमरुज़्ज़मा की वालदा बेगम नूरुज़्ज़मा से फरियादी हुई। बड़ी बेगम साहिबा ने इसे फौरन अपनी पनाह में ले लिया और एक अरसे तक इसे अर्जुमंद मंजिल के जनान खाने में रखा। जब नौजवान नवाबजादे ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू की तो बेगम साहिबा ने सोचा कलमा पढ़ाकर जमींदारी के किसी एहलकार के साथ इसका निकाह करवा दें, मगर तकसीम बंगाला के बाद हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात बेहद कशीदा हो चुके थे और गिरीबाला के तब्दीली मजहब से फौरन फिरके वाराना फसाद का खदशा था। तो ये बात बेहद दिलचस्प थी कि ईसाई हो जाने पर हिंदू ईसाई फसाद नहीं होते थे। इस मौके पर ढाके के अंग्रेज बड़े पादरी राइट रेवरेंड वॉल्फ्रेड ब्राउन की मेम आड़े आए। मेम साहब हफ्ते में 2 मरतबा नवाबजादियों को अंग्रेजी पढ़ाने अर्जुमंद मंजिल आया करती थी। बड़ी बेगम ने गिरीबाला को मेम साहब के जरिए उनके मिशन स्कूल में दाखिल करवा दिया। बड़े पादरी वॉल्फ्रेड ब्राउन साहब ने उसे बपतिस्मा देकर अपनी बीवी के नाम पर इसका नाम एस्थर मेरियन रखा और जब इसने मैट्रिक कर लिया तो इसकी शादी पॉल मैथ्यू मनमोहन बैनर्जी से कर दी। पॉल बैनर्जी एस्थर से उम्र में 20 बरस बड़े थे, मगर एस्थर बेहद खुश थी क्योंकि इसे उम्र में पहली बार इज्जत और आराम मिला था और ऐसा शरीफ शौहर। रंगपुर में बपतिस्मा लेने के बाद मनमोहन बैनर्जी एक होनहार मुबल्लिग साबित हुए थे। इन्हें मिशन की तरफ से ब्रिटिश इंडियन फॉरेन बाइबल सोसाइटी में ट्रेनिंग के लिए लंदन भेजा गया था। वापस आकर वो सूबे के मुख्तलिफ देसी प्रोटेस्टेंट गिरजाओं में क्यूरेट रहे और ढाके में और इस देसी गिरजा के पादरी थे। रेवरेंड बैनर्जी ने खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखा। शुमाली बंगाल के एक गांव का वो 16 साला ब्राह्मण लड़का, घिसा हुआ सियाह कोट पतलून पहने, बगैर फ्रेम की ऐनक लगाए, संजीदा नौजवान मुबल्लिग, जो कभी अपनी साइकिल पर मुसलमान बस्तियों की तरफ निकल जाता तो लौंडे इसके पीछे दौड़कर तालियां बजाते और वो यसू की खातिर ये सब जिल्लतें सहता। और आज 30 दिसंबर 1939 की रात ढाका चर्च का ये बुजुर्ग पादरी, खुदावंद खुदा की बरकतों का मशकूर पॉल मैथ्यू बैनर्जी, रास्ता तय करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी का जायजा लेता है और अपने माजी को सुख और दुख के तराजू में तोलता है। और कितने लोग हैं जिनके यहाँ सुख का पलड़ा भारी हो। रेवरेंड बैनर्जी ने ऐनक उतारकर पलकों पर उंगलियां फेरी। खुदावंद खुदा ने मुझे क्या कुछ नेमतें नहीं दी, एक सादतमंद गल्ला, एक मोहब्बत शवार बीवी, एक प्यारी और फर्माबरदार बेटी। उन्होंने एक गहरा सांस लेकर दोबारा कलम उठाया और निब दवात में डुबोकर क्रिसमस का वाज लिखना शुरू कर दिया। पादरी बैनर्जी की इकलौती लाडली बेटी रोजी लिली कॉटेज के सिटिंग रूम में बैठी मरियम की मूर्ति के लिए मुन्नी सी नीली साड़ी पर सच्चा लचका टांक रही थी, जो वो कॉलेज से लौटते में जहां आरा के घर से लेती आई थी कि अर्जुमंद मंजिल के जनान खाने की अलमारियों में सच्चे गोटे लचके की इफरात थी। यूं वो अर्जुमंद मंजिल बहुत कम जाती थी। वो जहारा की बड़ी पक्की सहेली थी, मगर जब से वो बड़ी हुई थी और इसकी एक फूफी ने इसे माँ की जिंदगी की दास्तान सुनाई थी, उसे अर्जुमंद मंजिल जाते हुए छेप सी आती थी। जहारा ने कभी इससे इस दास्तान का जिक्र नहीं किया था और वजीरदारी की वजह से कॉलेज में भी इसने रोजी की माँ का वो अलमनाक मंजर किसी को नहीं बताया। इसके बावजूद रोजी को लाशऊरी तौर पर नवाबों और जमींदारों के मुसलमान माशरे और कदीम वहशियाना रसूम से जकड़े तंग नजर हिंदू समाज से नफरत थी। साथ ही इसे अपने देसी ईसाई तबके की मजे का खेज हैसियत का भी खासा एहसास था। हिंदू समाज ने उसकी भोली माँ को 3 साल की उम्र में ब्याह कर और 5 साल की उम्र में बाल विधवा बनाकर इस पर जुल्म तोड़े थे। मुसलमान जमींदारों के नौनिहालों ने यानी खुद जहारा के बाप और इसके दोस्तों ने इसकी बेसहारा माँ को अपना खिलौना बनाना चाहा था, लेकिन इसके बरक्स ईसाई सोसाइटी ने उसकी माँ को इज्जत, तालीम, तरबियत और घर अता किया था। इन सारे आपस में उलझे हुए हक़ाइक़ के बावजूद 20 साला हसास और ज़हीन रोजी बैनर्जी जज्बाती और जहनी तौर पर खुद को एक दोराहे पर मौजूद पा रही थी।
वो खुद को खालिस हिंदुस्तानी कल्चर और कौमी सियासी अज़ाइम से मुमासिल करना चाहती, लेकिन इसका ईसाई समाज अंग्रेज का तख्लीक करता था। वो अंग्रेज का नमक हलाल था और ये बातें वो अपने शफीक और नेक तीनत बाप से किसी तरह न कह सकती, किसी से न कह सकती थी। और इसकी माँ एस्थर गिरिबाला बैनर्जी ईसाई होने के बावजूद एक खालिस बंगाली प्रतिव्रता घरेलू औरत थी जिसे इन मसाइल से कोई दिलचस्पी न थी। तब्दीली मजहब के बावजूद जनूबी हिंद के ईसाइयों की माने बंगाली ईसाइयों पर भी अपने सूबे की कल्चर का गहरा असर बाकी था। मिसेस एस्थर बैनर्जी की ससुराली औरतें बंगाल की बेशतर ब्राह्मण और दूसरी ऊंची जात की ईसाई खवातीन की तरह मांग में सिंदूर लगाती थी और मजहबी रसूम के अलावा सारी पुरानी रीत रस्मों की पाबंद थी। रोजी स्कूल की 8वीं क्लास से दीपाली सरकार की हम जमात थी। बड़ी होने पर छुट्टी के घंटों में दरख्तों के नीचे बैठकर वो सीनियर लड़कियों से सियासी गुफ्तगू सुनती। तहरीक आज़ादी का हर तरफ चर्चा था। बहुत सी बातें अभी पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन बंगाल इनकलाबी तहरीक का पुराना गढ़ था और इन नौ उम्र लड़कियों की समझ में ये बात आ गई थी कि अंग्रेज को मार मार कर भूसा भर के देश से निकाल दो। पुरानी दहशत पसंद पार्टी अनुशीलन के हेडक्वार्टर्स बुर्दवान जिले से आई हुई अबानी अपने माँ बाप से सुने हुए और औरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के इनकलाबी भाई भूपेंद्र दत्त के किस्से छेड़ती। इस सदी के शुरू में हिंदुस्तानी इनकलाबी आयरलैंड के सिन्न फेन, रूस के सोशल डेमोक्रेट्स और मेज़ेनी के यंग इटली से मुतासिर हुए, जिन्होंने इसी जमाने में तहलका मचा रखा था। वो W.B. येट्स का आइलैंड, येट्स जो अपने मुल्क की आज़ादी का नकीब था और साथ ही आरिफाना नज़्में लिखता था और जो हिंदुस्तानी रूहानियत का मद्दाह था। विवेकानंद, टैगोर, येट्स, वो भी क्या ज़माने थे, रोमांटिक और वलवलाखेज और दिलकश। रोजी इन सब बातों को सुनकर सोचा कर और 1905 के इन इनकलाबियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने के इरादे से रेलवे लाइन पर एक छोड़ तीन बार बारूद बिछाई थी और अलीपुर साजिश शुरू हुई थी और सीआर दास ने औरबिंदो घोष का मुकदमा लड़ा था। और इसी वक्त बरेन घोष ने कहा था, हम अंग्रेजों को मारकर आजादी हासिल करने के ख्वाब नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि हम में मारने और मरने की हिम्मत है। यूरोप में हिंदुस्तानी तलबा ने इनकलाबी गिरोह बनाए। सिख किसानों ने अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी कायम की थी। 1909 में सर कर्जन विली को, जो हिंदुस्तान के खिलाफ कानून बना रहा था, लंदन में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म मदन लाल ने गोली का निशाना बनाया था, फांसी पर चढ़ गया। दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था और 4 नौजवान दार पर जा लगे। आज से 25 साल पहले मगरबी साम्राज्यों ने आपस में इसी तरह की एक भयानक जंग लड़ी और इस जमाने में हिंदुस्तानी इनकलाबियों ने बर्लिन कमेटी बनाई, जिसमें सरोजनी देवी के भाई धीरेन्द्र चट्टोपाध्याय और राजा महेंद्र प्रताप और भूपेंद्र नाथ दत्त और सोहन सिंह और बरकतुल्ला और चंपक रमन पिल्ले और M.N. राय शामिल थे। बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, कौन कहता है कि हिंदुस्तानी कौम मुत्तहिद नहीं हो सकती। और गदर पार्टी के अरकान अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचे थे और 21 फरवरी 1915 नए गदर की तारीख मुकर्रर हुई थी और फौजी सिपाही यूपी और पंजाब में गदर शुरू करने वाले थे, जब किसी मीर जाफर ने फिर हुकूमत से मुखबिरी कर दी। फिर कितनों को फांसी लगी, कितने काले पानी गए। अदम ताउन और खिलाफत की तहरीक की नाकामी के बाद 1924 में तशद्दुद पसंद तहरीक दोबारा शुरू हुई और फांसी की कोठरियां आबाद हुई। यूपी में इनकलाबियों ने काकोरी में सरकारी खजाना लूटा और अशफाकुल्ला और इसके साथी फांसी पर चढ़े। आंध्रा में अलोरी सीताराम राजू के गोरिल्ला दस्ते हुकूमत से लड़ते फिरे और मारे गए। सरदार भगत सिंह ने मरकजी असेंबली में बम फेंका और कहा कि इनका मकसद मुल्क में इश्तराकी हुकूमत कायम करना है और फांसी पर चढ़े। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इलाहाबाद में पुलिस से लड़े और मारे गए। चट्टगांव में 22 अप्रैल 1930 को आयरलैंड के ईस्टर संडे की तरह की मार कार आई हुई और इनकलाबियों की नई नौजवान तुर्क पार्टी
जुगांतर ने सरकारी असलहा खाने पर हमला किया और जुगांतर के लीडर सूर्य सेन और इनके साथी जलालाबाद की पहाड़ियों पर बरतानवी फौज का मुकाबला करते हुए मशीन गनों से शहीद हो गए। नौजवान कल्पना दत्त को कैद कर लिया गया और कॉलेज ग्रेजुएट प्रीति लता चट्टग्राम के यूरोपियन क्लब पर मुसलह हमले की क़यादत करती हुई पकड़ी गई और पुलिस के कब्जे में आने से पहले इसने खुदकुशी कर ली। नौजवान शांति देवी और मुमती देवी को मेला के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पिस्तौल का निशाना बनाने की सजा में काले पानी भेज दिया गया। कुमारी बीना दास ने बंगाल के गवर्नर पर गोली चला दी। चंद साल कबल की बात है कि बंगाल के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स और सेशन जज अलीपुर सबको मौत के घाट उतार दिया गया। जिला मिदनापुर के 3 अंग्रेज जज एक के बाद एक मारे जा चुके। यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, स्टेट्समैन के एडिटर और सर चार्ल्स टेगार्ट पर कातिलाना हमले अफसोस के नाकाम रहे थे। जुगांतर का हेडक्वार्टर चट्टग्राम के नजदीक धौलघाट में आज भी मौजूद था। सूर्य सेन यानी मास्टर दा आज भी बंगाल के हीरो थे। खुदीराम बसु से लेकर दीपाली के चचा दिनेश चंद्र सरकार के जमाने तक मुल्क में फांसियों के सियाह दरख्तों का कितना भयानक जंगल खड़खड़ा रहा, जिसके एक तरफ काला पानी था और दूसरी तरफ ऊंचे कैदखाने। और ये सारे इनकलाबी नौजवान बंगाल के हीरो थे, भद्र लोग। मुतवस्सित हिंदू बंगाली तबके ने ऐसे ऐसे बहादुर नौजवान पैदा किए थे, भद्र लोग। और रोजी सोचा करती क्या मैं कल्पना दत्त, प्रीति लता, शांति, सुमति और बीना दास जैसी हीरोइन नहीं बन सकती? पिछले चंद बरसों में सारे दहशत पसंद इनकलाबी कम्युनिस्ट हो गए थे और अब कॉलेज में लड़कियां इन नए इनकलाबियों का तस्करा करती थी। रेहानुद्दीन अहमद और अक्षय मुखर्जी और उमा राय लड़कियों के दिलो दिमाग में मास्टर दा की जगह रेहानुद्दीन अहमद ले चुके। साल भर कबल दीपाली ने बड़े मुस्तरिब लहजे में रोजी से कहा था, रोजी सुनो तो कल मैं एक खुफिया स्टडी सर्कल में गई थी, अब कैसे तुम भी मेरे साथ चलो, वहां बहुत अच्छी अच्छी बातें मालूम होती हैं। रोजी चुप रही तो दीपाली ने कहा था, अपने पापा से कह देना मेरे घर जा रही हो कॉलेज की पढ़ाई करने। आइंदा इतवार को रोजी दीपाली के हमरा पुराना पलटन के उस पुरस्कार मकान में गई और चंद हफ्तों बाद बैनुल अक़वामी इश्तराकी तहरीक की बड़ी सख्त हामी हो गई थी। खुद अपने वजूद के मुताल्लिक बहुत से परेशान खुद सवालों का जवाब इसे मिल गया था। सीधी सी बात ये थी कि बरतानिया की इक़्तिसादी बालादस्ती की वजह से जब मुल्क में कहत पड़ता था और कसाद बाजारी छाती थी और बेरोजगारी फैलती थी, तो मिशनरी लोग भूखे नंगे हिंदुस्तानियों को ईसाई बना लेते थे। फिर इस सितंबर में जंग छिड़ी तो स्टडी सर्कल में अक्षय दा ने रोजी को समझाया कि मगरबी साम्राज्यों की इस जंग को हिंदुस्तान में खाना जंगी में तब्दील करना हमारा फर्ज है, ताकि सुर्ख इनकलाब फिलफौर आ सके। अब हम इस मकसद के हुसूल के लिए काम करेंगे और इस जंग के खिलाफ और खाना जंगी के प्रचार की खातिर खुफिया तौर पर लिटरेचर छापकर जनता में तकसीम करेंगे। रोजी इस मुजव्वज़ा खाना जंगी के लिए भी बखुशी तैयार हो गई थी। पादरी बनर्जी के फरिश्तों को भी खबर न थी कि रोजी इतवार के रोज कहाँ गायब हो जाती है। कह दो भाई रोजी, तुमने शहर के एक मोहल्ले में संडे स्कूल खोला है, पिछली मर्तबा अक्षय ने हंसकर इससे कहा था। लेकिन अभी चंद रोज कबल वो खुफिया स्टडी सर्कल टूट गया, साथ ही पल के पल में अंडरग्राउंड हो गए। दीपाली बेहद खामोश रहने लगी। अब वो रोजी को कुछ न बताती थी। शायद ये लोग मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, क्योंकि मेरा सारा खानदान अंग्रेजों का परवरदा है। ढाका का मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विलियम कैंटवेल पापा को बेहद मानता है। मिसेस कैंटवेल भी कभी कभी लिली कॉटेज जाती रहती है। मैं साथियों पर कभी ये साबित नहीं कर सकती कि मैं ब्रिटिश राज की वफादार नहीं हूँ। शायद वो यही समझते हो कि मैं इनकी मुखबिरी कर दूंगी। रोजी को पिछले रोज से अंदाजा था कि दीपाली के पास अंडरग्राउंड से अहम पैगाम आ रहे हैं, मगर दीपाली ने इस सिलसिले में बिल्कुल चुप साध रखी। हजरत मरियम की साड़ी पर लचका टांक कर और सलमा सितारे का मुन्ना सा ताज बनाकर रोजी एक लंबा सांस लेकर काउच पर से उठी और शाल लपेटकर बाहर सहन में आ गई। साहिबान के अंदर टैब्ल्यू तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। रोजी दर में जाकर खड़ी हो गई। कंपाउंड की गरीब बंगाली ईसाई औरतें कितनी श्रद्धा से मूर्तियां सजाने में मुनहमिक थी।
अंदर जाकर इसने मरियम की मूर्ति को कपड़े पहनाए और ताज सर पर रखा और यकलख इसने सोचा, इस साहिबान और दुर्गा पूजा के पंडाल में क्या फर्क है? इन गरीब औरतों के लिए क्या मरियम भी लाशऊरी तौर पर दुर्गा की मानिंद एक और देवी नहीं? और क्या हम ईसाई लोग बुत परस्ती नहीं करते? फिर हिंदू काफिर और गुमराह क्यों हैं? अगर खुदा फाख्ता का रूप धार कर दुनिया में आ सकता है, तो कछुए और मछली में अवतार क्यों नहीं ले सकता? मेरे बेचारे पापा, हाय मेरे प्यारे बेचारे बूढ़े पापा, तुमने सारी जिंदगी इन बेमायनी बहसों में क्यों जाया की? फाख्ता और रूहुल कुद्स। वो यकायक बेहद दिल गिरफ्तार होकर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती गिरजा घर की तरफ बढ़ी और हॉल में झांकने लगी। हॉल के एक कोने में पंजाबी टोली जोर जोर से गा रही थी, रब खुदावंद बादशाह, ओ जलाल दा बादशाह, उच्चे करो सुर जान जलाल दा बादशाह आवे। वो दबे पांव अंदर पहुंची। लुधियाना मिशन के पादरी रेवरेंड हेनरी विश्वास का नौजवान बेटा मिस्टर लूथर विश्वास पेडल वाले हारमोनियम पर बैठा दुंदही से हम की संगीत कर रहा था। ए खुदावंद, अपनी राह अपने बंदे नू दिखा। रोजी को अपने करीब खड़ा देखकर मिस्टर लूथर विश्वास घबराकर उठ खड़े हुए। भजन मंडली भी चुप हो गई। चंद लड़कियां सफेद शलवारों, सुर्ख स्वेटर और सफेद दुपट्टों में मलबूस शर्मा कर की हंस पड़ी। मिस्टर लूथर विश्वास जरा झेप कर मुस्कुराते हुए रोजी को देखने लगे। ये लोग सब किसी दूसरी दुनिया के बाशिंदे थे। रोजी अखलाकन मुस्कुराई। सॉरी, मैंने आप लोगों की ये प्रैक्टिस को डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज कैरी ऑन। आप बैठे ना रोजी सिस्टर, एक पंजाबी लड़की ने कहा। नहीं भाई, मुझे अभी बहुत काम करना है, गुड नाइट। मिस्टर लूथर विश्वास के सामने मुस्कुरा कर सर जरा सा खम करते हुए वो आगे बढ़ गई और दरवाजे पर पहुंचकर इसने महसूस किया कि भजन मंडली ने दोबारा गाना शुरू कर दिया। लेकिन मिस्टर लूथर विश्वास की दुस्दीदा निगाहें इसका ताक़ुब कर रही हैं और वो बेतरह शर्मा रहे हैं। ओ माय गॉड, उसने एक गहरा सांस लिया और इमारत का चक्कर लगाकर पादरी बनर्जी के दफ्तर की खिड़की के नीचे पहुंची और अंदर झांक कर देखा। पापा ऐनक नाक की नोक पर रखे मेज पर झुके लैंप की रोशनी में दुंदही से वाज लिखने में मसरूफ थे। इसे अपने बूढ़े बाप पर बेख्तियार प्यार आ गया। खुदाया इनको जिंदा रख, खुदाया इनको मेरे सर पर जिंदा सलामत रख, इसने दुआ मांगी और दरवाजे की तरफ जाकर चुपके से कमरे में दाखिल हो गई। कलम सूरत से चल रहा था, सर सर सर। रोजी कुर्सी के पीछे जा खड़ी हुई और झांक कर पढ़ना चाहा और दिल में मुस्कुराई, गुड ओल्ड पापा, पापा और उनके सालाना क्रिसमस सर्मन। कुफारे की निस्बत जो हमारे खुदावंद यसू ने ए लोगो तुम्हारे लिए किया, उसने जान खोई कि तुम इसको दोबारा हासिल करो। गेहूं का दाना जो मरने के बाद कलम की रफ्तार तेज हो गई। वे जो मसीह पर ईमान लाए, खुदावंद तेरी बरकत तेरे बंदों पर है। वे रूह उल कुद्स में गोता दिलाए जावेंगे कि वो हमारे लिए मरा और मदफून हुआ और जी उठा, और वो खुदावंद खुदा का इकलौता बेटा जो हमारी तुम्हारी खातिर सलेब पर लटक गया। इसका मुबारक यौम विलादत मनाने हम आज जमा होते हैं और इस खुदावंद खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम इस मुल्क में अमन और मान की हुकूमत के जेर साया। दीदी खिड़की के नीचे से कंपाउंड के एक दिन ने उसे आहिस्ता से पुकारा। वो सूरत से बाहर निकली। बच्चे ने उससे कहा, फाटक पर ये बड़ी गाड़ी मोटर खड़ी है, इस दीपाली दीदी बैठी है, आपको बुला रही है, एकदम जल्दी। दीपाली मोटर में बैठी है? रोजी ने हैरत से दोहराया और चारों तरफ नजर डालकर तेजी से भागी। उमाराय की मोटर अंधेरे बरगद के नीचे खड़ी थी। रोजी, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा हंगामा है, दीपाली सरकार ने कार की खिड़की में से झांक कर घबराते हुए कहा। हाँ, फिक्र मत करो, क्या बात है? बेहद सीरियस। तुम कल सवेरे मेरे घर पहुंच जाओ, वक्त बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल खामोश रहो, टॉप सीक्रेट। दीपाली ने सरगोशी में जवाब दिया। कार जन से आगे चली गई। रोजी चुपचाप और मुतफक्किर फाटक के अंदर वापस आई और कंकरियों को पैरों से ठुकराते ठुकराते लिली कॉटेज की सिमत रवाना हो गई। सामने गिरजा घर में से पंजाबी टोली की आवाज बुलंद हो रही थी। ए खुदावंद, मेरा दिल एक पास से के कर ता मैं रखा तेरा डर,
और अब लूथर विश्वास की भारी आवाज हम में शामिल हुई। हारमोनियम जोर जोर से बजने लगा। तुसी गाओ सना तुसी रब दी, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावा रब दी, रब खुदावंद बादशाह, ओ जलाल दा बादशाह, ए खुदावंद अपनी राह अपने बंदों नू दिखा। आरिफ आरिफ म्यूट है। म्यूट है आरिफ। नया अहदनामा। चंद्रकुंज के कोठे वाले साहिबान में खड़ी दीपाली सरकार सुबह के नाश्ते के बाद से रोजी का इंतजार कर रही थी। दूर सड़क के मोड़ पर रोजी की साइकिल आते देखकर वो तेजी से नीचे उतरी और बैठक खाने का दरवाजा खोला। जो ही रोजी अंदर आई, दीपाली ने उसे अपने कमरे में ले जाकर झटपट दरवाजा बंद किया और चटकनी लगा दी और बड़े ड्रामाई अंदाज से अलमारी पर से बाइबल उतार कर, जो एक मर्तबा पादरी बनर्जी ने उसे दी थी, रोजी के हाथ में ठूस दी। आंखें बंद करो रोजी। हैरान और परेशान रोजी ने आंखें बंद की। कहो। मुल्क और कौम की खातिर हल्फ उठाती हूँ, गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली घोस्ट के नाम पर। रोजी ने एक आंख खोली। मिस हेडले ने परसों ही बतलाया कि सही लफ्ज घोस्ट नहीं, गोश्त है। अच्छा अच्छा, होली गोश्त के नाम पर। चलो बोलो तो। रोजी ने दोनों आंखें खोली और ठिठक कर कहा, दीपाली, मेरे पापा पर तो कोई आफत नहीं आएगी, वो बहुत बूढ़े हैं। दीपाली चुप हो गई। उसे भी कुछ मालूम न था। मैं मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकती हूँ रोजी? मगर मगर तुम सच्ची हिंदुस्तानी हो कि नहीं? उसने लम्हे भर के बाद कहा। हाँ, मैं कार्टियन नेटिव क्रिश्चियन सच्ची हिंदुस्तानी हूँ। उसने दिल में तलखी से कहा। फिर उसने फौरन अपने आप को डांटा। उसने इस खुद रहमी की क्या जरूरत है? तहरीक आजादी में अनगिनत ईसाई शामिल है, एक से एक बड़े मुहिब वतन। हुब्बे वतन क्या किसी एक फिरके की मीरास है? इस वक्फे में दीपाली सांस रोके मुतवक्का नजरों से रोजी को देख रही। अगर इसने इनकार कर दिया तो क्या होगा? दीपाली को महसूस हुआ जैसे हिंदुस्तान का सारा मुस्तकबिल इस वक्त महज रोजी बनर्जी के हाँ हाँ या ना करने पर मुनहसर है। दीपाली को कपकपी सी महसूस हुई। इतने में रोजी ने फर्श पर दो जानू बैठकर जेर लब हर हर्फ दोहराया और बाइबल सर और आंखों से लगाकर कहा, सो हेल्प मी गॉड। दीपाली इत्मीनान का गहरा सांस लेकर अपने पलंग पर जा बैठी। रोजी इधर आओ। अब गोया वो गुरु या लीडर थी। रोजी उसकी चेली। गौर से सुनो रोजी। दीपाली की आवाज में तहक्कुम आ गया था। उमाराय की तरह इख्तिदार और एहसास जिम्मेदारी इंसान को पल के पल में बदल देता है। रोजी, डीएम के बंगले पर तुम्हारे कंपाउंड का कोई आदमी मुलाजिम है? तुमने एक मर्तबा जिक्र किया। मिसेस कैंटवेल की आया हमारे यहाँ की औरत है, लीला। मम्मी ने ही उसे वहां रखवाया। कहाँ की रहने वाली है? पाला तो मम्मी ने उसे कंपाउंड में है, मगर उसकी नानी नरसंगदी में रहती है। दीपाली ने चंद दमों तक सोचा। फिर पोस्ट कार्ड और कलम निकालकर रोजी से कहा, मैं उसकी नानी की तरफ से तुम्हारी मम्मी को खत लिख रही हूँ। नानी बहुत सख्त बीमार है, लिहाजा लीला देवी को एक हफ्ते के लिए फौरन नरसंगदी पहुंचे। आज खो नर्सिंग दी जाएगा और ये कार्ड वहां डाक में डाल देगा। अच्छा ठहरो, जोसेफ बेहद काबिल एतबार है ना? तुम दीपाली जोसेफ को बरसों से देख रही हो। अच्छा, जोसेफ एक लिफाफा लेकर लीला के नाम डीएम्स हाउस जाएगा और उससे कहेगा कि गांव से आदमी ये चिट्ठी लाया है, वही नानी की बीमारी वाली, और कहेगा कि हफ्ते भर की एफजी का इंतजाम भी करता आया है। ये लीला जो है तुम्हारी, ये मेम साहब से छुट्टी मांगेगी। मेम साहब कैसी आदमी? अच्छी खासी है, शरीफ औरत है, रोजी ने जवाब दिया, मगर उलझन सी हुई। मैं मिसेस कैंटवेल से वाकिफ हूँ, उनसे मिलती रहती हूँ और अब उनको धोखा देने जा रही हूँ। अच्छी खासी है, उसने दोहराया।
उसके बाद शाम को एक बुर्का वाली मुलाजमा कुलसूम बीबी डीएम हाउस पहुंच जाएगी। लीला की एफजी। पहले मैंने सोचा था कि खत लेकर तुम जाओ और लीला को छुट्टी दिला दो और बाद में कुलसूम बीबी को पहुंचा दो, तो मिनटों में काम बन जाएगा। मगर फिर ख्याल आया कि तुमको मुसीबत में ना डाले। क्यों? रोजी ने गुस्से से पूछा। फिर फिर हल्फ हल्फ किस बात से के लिए उठवाया? तुम खुद चली जाओगी? ओ ऑफ कोर्स। ओ वंडरफुल रोजी। दीपाली खुशी से उछल पड़ी। मगर दीपाली, ये सब किस लिए? तुम मिसेस कैंटवेल पर बम तो नहीं फेंकोगी? रोजी, तुमको पता है हम लोग बम नहीं फेंकते। हम लोग? दीपाली ने बड़ी बेनियाजी से कहा और रोजी मरूब हुई। मगर अचानक उसने कहा, एक बड़ा सख्त लूप होल है तुम्हारी स्कीम में। पूछो क्या? लीला 1 हफ्ते के लिए कहाँ जाएगी? खत तो फर्जी है। उसका इंतजाम भी कर लिया गया है, फिक्र मत करो, ये बहुत मामूली बात है। अच्छा रोजी, आज है 21 तारीख। 27 दिसंबर से पहले कुलसूम बीबी का डीएम हाउस में पहुंच जाना लाजमी है। मगर क्यों आखिर? ये तुम्हें नहीं बताया जा सकता। क्यों? रोजी बैनर्जी, तुम अंडरग्राउंड में काम करने के लिए तुमने अंडरग्राउंड में काम करने के लिए हल्फ उठाया है ना? अब जबान बंद रखने और सवाल न करने की आदत डाल। तुम तो वाकई डिक्टेटर बन गई। रोजी ने मुंह लटकाकर कहा। दीपाली बच्चों की ही लिखाई में लीलावती आया की नानी की तरफ से मिसेस ईथर बनर्जी को पोस्ट कार्ड लिखने में मसरूफ हो गई। 24 दिसंबर की सुबह रोजी लिली कॉटेज के बरामदे में बैठी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लॉर्ड पादरी के यहाँ से आए हुए खिलौनों और गर्म कपड़ों के पार्सल बनाने में मसरूफ थी, जो कंपाउंड के यतीम बच्चों में तकसीम किए जाने थे। उसी वक्त डाकिये ने एक पोस्ट कार्ड लाकर दिया। पढ़कर रोजी ने अपनी वालदा को आवाज दी, जो कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों की सुबह की चाय के इंतजाम में सरगर्दा फिर रही। मम्मी, बेचारी लीलावती की नानी का खत आया है, बड़ी सख्त बीमार है। अरे क्या हुआ? मिसेज ईथर बनर्जी ने पूछा। ये नहीं लिखा। ये देहाती लोग तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, पर इन प्राण निकलने वाले हैं, फौरन पहुंचो। खुदा बाप रहम करे, मिस्टर बनर्जी ने कहा। रोजी, तुम खुद जाकर मिसेस कैंटवेल को खत दिखा दो, वरना वो शायद छुट्टी न दे। लीला मुझसे कई बार कह चुकी है कि गांव जाना चाहती है, मगर मेम साहब अभी छुट्टी नहीं दे रहे। क्यों? उनके यहाँ आया का काम ही कि उनके यहाँ आया का काम ही क्या है? नहीं, मगर उनके यहाँ मेहमान आने वाले हैं। परसों चैरिटी बाजार के लिए आई नहीं थी तो मुझे बता रही। कौन मेहमान आने वाले हैं मम्मा? मुझे क्या मालूम। मिसेस कैंटवेल से मेरी इतनी बेतकल्लुफी नहीं है कि मुझे तफसीलात बताएं। होंगे कोई। रोजी ने पार्सल इकट्ठा करके अंदर सेटिंग रूम में क्रिसमस ट्री के पास रख दिए। सिटिंग रूम में क्रिसमस ट्री के पास रख दिए। चंद लम्हों के लिए चुप खड़ी रही, फिर गैर इरादी तौर से ईसा की तस्वीर पर नजर डाली, जो आतिशदान के ऊपर लगी थी। कमरे की एक दीवार पर बिशप हेबर की तस्वीर भी आवेदन थी। बाहर आकर उसने साइकिल निकाली और रमना की सिम रवाना हो गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पुरफदा बंगले का वसीम बाग मौसम सरमा के रोशन फूलों से जगमगा रहा था। बंगले के अंदर छोटा हाजिरी के बाद मुलाजमीन बड़े दिन की तैयारियों में सरगर्मी से मसरूफ हो चुके थे। रोजी बनर्जी ने साइकिल एक गुलमोहर के नीचे खड़ी की और बरामदे में जाकर ड्राइंग रूम के दरीचे से झांक कर अंदर झांका। बेरा गोलमेज की झाड़ पहुंच करता नजर आया। रोजी ने डरते डरते दरीचे पर दस्तक दी। गफूर बेरा रोजी मिस साहब को पहचानता था। उसने बाहर आकर खीसे निकाल दी, मगर झुककर सलाम नहीं किया कि बड़े साहब का बेरा था। मेम साहब हैं? रोजी ने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। उसका हलक सूख रहा। अंदर है। और साहब? साहब कचहरी जाने वाले। अंदर से बूटों की चाप और हल्की सी सीटी की आवाज आई और किसी ने पुकारा, डाले। यस डियर। ये मिसेस केंटवेल की आवाज। बिजली के कोंदे की तरह रोजी को ख्याल आया कि वापस चली जाए। वो किसी जबरदस्त हिमाकत में फंस गई। कौम परस्ती वगैरह बिल्कुल ठीक है, मगर ये खतरनाक साजिश है। वो एकदम पीछे हटी कि इतने में फ्रेड
वेल कुत्ते की आवाज को फ्रेडा कैंटवेल कुत्ते की को आवाज देती हुई खुद बाहर निकल आई। गुड मॉर्निंग मिसेस कैंटवेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू रोजी? फाइन थैंक यू। मिसेस कैंटवेल, हाउ इज डिस्की? डिस्की कुत्ता था जो भागता हुआ बरामदे में आया। यस रोजी। मिसेस कैंटवेल ने सवालिया अंदाज से उसे देखा। उन्होंने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, उसे ड्राइंग रूम में नहीं ले गई। वो उससे उस तरह मुखातिब थी जिस तरह डाकिये, फेरी वाले या अखबार फरोश से खड़े खड़े की जाती है। हाउ इज द ओल्ड पादरे? फ्रीडा कैंटवेल ने झुककर डिस्की को गोद में उठाते हुए दरियाफ्त किया। तुम किसी खास काम से आई हो? मैं रोजी शरीला बनर्जी, रेवरेंड पॉल मैथ्यू बनर्जी की बेटी, इंसान महज एक हकीर हिंदुस्तानी हूँ। ये दूसरी बात है कि हकीर हिंदुस्तानी जहाँ आरा भी है, मगर नवाब कमरुज्जमान चौधरी और बैरिस्टर परितोष राय आला तबके के अफराद और डीएम से बराबरी से मिलते हैं। जहाँ आरा बेगम और उमा राय को फ्रीडा कैंटवेल अपने यहाँ डिनर पर बुलाती हैं और उनके घर जाकर डिनर खाती हैं, और मैं महज उनकी परवरदा नेटिव पादरी की लड़की। चंद सेकंड कबल रोजी ने इरादा कर लिया था कि वो ये कहकर कि उन्हें मेरी मैरी क्रिसमस विश करने आई थी वापस भाग जाएगी, जहन्नुम में जाए अंडरग्राउंड, मगर अब उसने यकलख्त सर उठाकर धड़ल्ले से उन्हें जवाब दिया, जी हाँ, एक जरूरी काम है। बड़ी खुद एतमादी के साथ उसने पोस्ट कार्ड स्वेटर की जेब से निकाला और बोली, लीलावती की नानी का कार्ड मामा के पास आया है। वो बूढ़ी औरत है, बहुत सख्त बीमार है। ओह डीएम, ओह डैम। अब्दुल गफूर, आया को बुलाओ, फ्रीडा कैंटवेल ने कहा और टहलती टहलती जाकर गमलों के पास खड़ी हो गई। आया बाहर आई। रोजी ने उसे बंगाली में नानी की खबर सुनाई और पोस्ट कार्ड उसके हाथ में दे दिया। बेचारी औरत का रंग फक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। घबराने का बात नहीं, फ्रीडा कैंटवेल ने मुड़कर कहा, ज्यास्ती बीमार होता तो टेलीग्राम देता तुम्हारा ग्रैंड मदर। डोंट यू थिंक सो रोजी? हमको छुट्टी देगा बीएम साहब, लीला ने कहा। जाओ, मगर एफजी का इंतजाम पहले करना मांगता। कमर पर हाथ बांधे पीछे खड़े अब्दुल गफूर ने लुकमा दिया। जाहिर था कि अब्दुल गफूर मेम साहब के मुंह चढ़े मुलाजिम है। एफजी, ओ खुदा बाप, मिस साहब इधर कंपाउंड में डेजी या सुशीला अभी हैं? लीला ने घबरा कर पूछा। इधर बंगले पर ट्रेन आया मांगता मिस साहब, एफजी में, अब्दुल गफूर ने रोजी से कहा। मिसेस कैंटवेल मामला अब्दुल गफूर पर छोड़कर माली को हिदायत देने के लिए बरामदे के दूसरे सिरे पर चली गई, जो एक आवेजा गमले के नीचे खुरपी लिए खड़ा कुछ सटर पटर कर रहा था। रोजी उनके पीछे गई। मिसेस कैंटवेल, मामा ने लीला को अपनी औलाद की तरह पाला है, इसलिए उनको इसकी बड़ी फिक्र है। अभी ये कार्ड आया तो मामा को भी एफजी का ख्याल आया था। हमारे दर्जी की भांजी आया का काम जानती है, मगर अगर आप कहें तो भेज दूं। फ्रेडा कैंटवेल रोजी की तरफ मुड़ी। यह नाजुक तरीन लम्हा था। दर्जी की भांजी? कौन सा दर्जी? हमारा हसन अली? उन्होंने पूछा। जाहिर है था कि फ्रेडा कैंटवेल एक खालिस घरेलू बीबी यानी हाउसवाइफ थी और दर्जियों और नौकरों के सिलसिले में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। अब रोजी हड़बड़ाई। जी नहीं, मिशन का एक पुराना दर्जी था, करीमुल्ला, वो अब चला गया। उसकी भांजी कुलसूम कुछ रोज हुए मामा के पास काम की तलाश में आई थी। अंग्रेजी नहीं जानती, मगर बड़ी ईमानदार लड़की है, बेवा है। लाशऊरी तौर पर रोजी ने अपनी माँ की कहानी दोहरा दी। अगर तुम उसकी जिम्मेदारी लेती हो तो भेज दो। मेरे कमरे में सारा सामान खुला पड़ा रहता है, बिल के बक्स तक खुले रहते हैं। हमें अपने नौकरों पर इतना भरोसा है। अच्छा लीला, मैं जोसेफ के साथ कुलसूम को भेज दूंगी, तुम इसे सारा काम समझा देना। रोजी ने आया को मुखातिब किया। अच्छा रोजी बाबा, गॉड ब्लेस यू रोजी बाबा, लीला ने सर हिलाकर कहा। फ्रेंड फ्रेड कैंटवेल अब सीढ़ियां उतरकर क्रेस्थन की एक क्यारी का मुआयना कर रहे थे। रोजी ने उनको बाई कहा
और साइकिल पर बैठकर फर्राटे से बाहर निकली। जब सड़क पर पहुंची तो पसीना पसीना हो रही थी। उस वक्त सुबह के 11 बजे। चंद्र कुंज जाकर दीपाली को तफसील बताने के बाद रोजी कंपाउंड वापस आ गई और उसके जाने के 1 घंटे बाद उमा राय की कार चंद्र कुंज की फाटक पर आकर रुकी। उमा राय ने शाल लपेटे नीचे उतरी और हस्बे मामूल बहुत मुजमहिल नजर आ रही थी। डॉक्टर सरकार बरामदे में खड़े अखबार पढ़ रहे थे। अजनबी मेहमान को देखकर जरा घबरा से गए और नमस्कार किया। उमा राय ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और अपना तारुफ कराया। डॉक्टर सरकार उनको बैठक खाने में ले आए। दीपाली किवाड़ के पीछे से झांक रही थी। उमा ने आवाज दी, दीपाली। जी उमा दी, वो जो मजमून मैंने तुमको लिखने को दिया था, कुछ कामयाबी हुई? जी उमा दी, पूरी कामयाबी। गुड। उमा राय ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर वो डॉक्टर सरकार से मुखातिब हो गई और कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, बनोए बाबू, मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आई थी। दरअसल, कहिए। मैं हफ्ते भर के लिए कोमिला अपने गांव जा रही हूँ। अगर आप इजाजत दें तो दीपाली को अपने साथ ले जाऊं। उसका कॉलेज बंद हुआ है, जरा ये भी सैर तफरी कर ले बेचारी। डॉक्टर सरकार चुप हो गए, मगर अपनी कदामत पसंदी के बावजूद वह ऐसे ही आला खानदान और बुलंद सीरत खातून से इनकार न कर सकते। उन्हें यह भी एहसास था कि तंगदस्ती की वजह से वो दीपाली को किसी किस्म की सैर तफरी नहीं करा पाते। अब तीनों लड़के अंदर आ चुके थे और कान लगाकर मुकालमा सुन रहे। हम भी चलेंगे, छोटे दोनों ने शोर मचाया। तुम्हारा मैच है, कैसे जाओगे? दीपाली ने अंदर से निकल कर डांटा। तो गोया प्रोग्राम पहले से बन चुका है, डॉक्टर सरकार ने कहा। परसों नरसों उमा दी ने जिक्र किया था। दीपाली ने जरा घबरा कर जवाब दिया। मैं चली जाऊं बाबा? जाओ हो आओ। क्या आज आज ही जा रही हो? जी हाँ, रात को स्टीमर से दाऊद कुंदी पहुंचने का इरादा है। अच्छा दीपाली, तुम थोड़ा सामान बांध लो, मैं तीसरे पहर को कार भेज दूं, उमा ने कहा और डॉक्टर सरकार से बातों में मसरूफ हो गई। दीपाली ने अचानक अपने बाप पर नजर डाली। बाबा मुद्दतों बाद खिलाफ मामूल हंस हंस कर बातें कर रहे थे और कह कहे लगा रहे थे। इतनी आसानी से इजाजत दे दी? बाबा, तुम पर उमर दी का जादू चल गया। कोमिला की रहने वाली है, जरूर कोई मंत्र जानती होंगी। सारे कॉमरेड उनकी गैर हाजिरी में भी उनका वजीफा पढ़ते थे। अब देखो किस तरह बाबा को मिनटों के अंदर शीशे में उतार लिया। बेचारे बाबा, उसने ताज्जुब से पूछा और सोचा। और उमा दीदी की जिंदगी में सियासत के अलावा और किसी बात की गुंजाइश भी होगी? उसने सर उठाकर अपनी माँ की तस्वीर को देखा, जिसके नीचे उमा राय कुर्सी पर बैठी डॉक्टर साहब से मुखातिब थी और बार बार हस्बे आदत ऐनक उतार कर आंखें झपक कर डॉक्टर सरकार को देखती थी और फिर ऐनक पल्लू से साफ करके लगा लेती थी। उमा दीदी की आंखें बड़ी बड़ी और सुरमगी थी। काश बाबा और उमा दी, लेकिन कोई तुक नहीं। उमा देवी देवी बड़ी सख्त दिल मालूम होती है, हालांकि इतनी नर्म दिल भी है। उमा राय के जाने के बाद अपने कमरे में अटैची केस पैक करते हुए वो देर तक ये सब सोचने में ऐसी खोई रही कि आने वाले दिनों के खतरे और नजाकत का ख्याल भी उसके दिल में ना आए। ठीक 3:30 बजे उमा राय की कार आ गई। दीपाली दरी का छोटा सा बिस्तर और अटैची केस उठाए चंद्रकुंज से निकली और कार में बैठ गई। कुलसुम आया। 4:30 बजे शाम मिशन कंपाउंड का बूढ़ा और मोतबर चौकीदार जोसेफ अपने हमराह कुलसुम आया को लेकर डीएम हाउस पहुंचा। मेम साहब अभी सो रही। साहब कचहरी से नहीं आया था। लीलावती सामान बांधे नारायणगंज जाने के लिए तैयार बैठी थी। उसने कुलसुम बीबी को अंदर बुलाया और काम समझाने में मसरूफ हो गई। कोठी के सारे कमरे दिखाए और उसके फराइज से रूशनास किया। शाम के टेम लीलावती अपना अंगूठा उल्टा कर मुंह तक ले गई। मेम साहब धुत हो जाता है, उसके बाद छुट्टी। मेम साहब रात को कपड़ा खुद बदली करता है। बच्चा कोई नहीं है। मेम साहब और साहब दोनों बहुत शरीफ आदमी है। तुम खुश रहोगे। 10 रोज का तो बात है।
लीला उसे पिछले बरामदे के सिरे पर अपनी कोठरी में ले गई। कुलसुम ने अपना अटैची केस चारपाई के नीचे सरका दिया। कोठरी में सर के तेल की अजीब सी बू बसी थी। उसे उबकाई सी आई। वो खिड़की के पास बैठ गई। शाम की चाय के वक्त मेम साहब ने तलबी की। लीला उसे अपने साथ लेकर गई। मेम साहब लॉन पर मेम साहब लॉन पर बैठे चाय पी रहे थे। कुलसुम ने झुककर सलाम किया। पहले कहीं काम किया? मेम साहब ने इंटरव्यू शुरू किया। कलकत्ते में मेम साहब। किधर का रहने वाला है? मेमन सिंह। उधर लाल बाग में हमारा मामू है, उसके पास रहता। बिल पादरे के लड़के ने ये आया भेजी है। आई थिंक शी विल डू। मिसेस कैंटवेल ने शोहर को मुखातिब किया। विलियम कैंटवेल ने बेपरवाही से सर खम किया और स्टेट्समैन पढ़ने में मसरूफ रहे। कुलसुम बीबी ने अपनी मुस्तैदी और खिदमतगुजारी से फ्रेडा कैंटवेल को मिनटों में राम कर लिया और फ्रेडा कैंटवेल को खासी सीधी थी, मगर उसके आगे लीलावती की शिकायतें करने लगी। काहिल और कामचोर है, दिन भर सोती है, पादरे की बीवी की सिफारिश पर इतने दिनों से रखा हुआ है। अगर वो गांव से वापस ना आए तो तुम ही ये रहना। कुलसुम ने करार में सर हिलाया और मेम साहब के पांव दबाती रही। वो पर्दे की वजह से शागिर्द पेशे की तरफ बिल्कुल नहीं हुई, न दूसरे मुलाजिमों के सामने आई। बूढ़े अब्दुल गफूर मियाँ हम मजहबी के नाते उसके मुतालिक खासी दिलचस्पी ले रहे थे। उनका बड़ा लड़का नवाबपुरे में साइकिलों की दुकान पर नौकर था, मगर आवारा होता जा रहा था। अब्दुल गफूर चाहते थे कि कोई नेक बेजबान लड़की मिले तो दो बोल पढ़वा दे। चुनाचे कुलसुम के घर के हालात और उसकी बेबगी के अलमनाक दास्तान सुनकर उन्हें उससे और ज्यादा हमदर्दी हो गई और उसकी खातिर मदारात में लगे रहे। क्रिसमस ईव की वजह से वो शाम बेहद मसरूफ और हंगामा खेज गुजरी। कुलसुम रात गए तक काम में लगी रही। दूसरी सुबह बड़ा दिन था। सवेरे ही से सामने का बरामदा डालियों से भर गया। सलाम के लिए आने वाले हिंदुस्तानियों का तांता बंधा। शाम को साहब लोग आए। वो दिन भी बड़ा मसरूफ गुजरा। तीसरे रोज कलकत्ता से मेहमान आने वाले थे। अब्दुल गफूर बड़े दिन और मेहमानों की आमद की वजह से काम की ज्यादती का शिकवा करते हुए बड़बड़ा रहे थे। तो कुलसुम ने उनसे कहा, चचा लाओ, झाड़ पोंछ मैं किए देती हूँ, इतने में तुम कटलरी साफ कर डालो। बंगले पर अनगिनत मुलाजिम थे, मगर गोल कमरे साहब और मेम साहब के कमरे और खाने के कमरे की सफाई अब्दुल गफूर खुद करते थे। झाड़न कंधे पर डालकर अब्दुल गफूर पीठ पर हाथ रखे झुके झुके पेंट्री की तरफ चले गए। फिर वापस आकर उन्होंने कुलसुम से कहा, सब चीज बहुत अच्छी तरह झाड़ना। मेम साहब गर्द का एक जर्रा भी देख लें तो मार डालेंगे। मेम साहब सुबह को के टेम मिलाने बाहर जा चुकी थी। कुलसुम ड्राइंग रूम की सफाई करने के बाद सबसे पहले साहब के दफ्तर के कमरे में गई, जिसके सब दरवाजे अंदर से बंद थे। उसने साहब की मेज के कागजात संवारे, फाइल सलीके से रखे, एक आध दराज जो अधखुली पड़ी थी उसे भी ठीक कर दिया और आध पौन घंटे तक कमरे की झाड़ पोंछ में मसरूफ रही। मेम साहब की वापसी से जरा कबल वो उनके ड्रेसिंग रूम में आकर उनके कपड़ों पर इस्त्री करने में मशगूल हो गई। मेहमान कलकत्ते से रात को पहुंचे। उस वक्त कुलसुम अपनी कोठरी में जाकर सो चुकी थी। ब्रेकफास्ट की मेज पर उसने मिस्टर गुलबर्ट फ्लोमर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और उनकी मेम की झलक देखी, मगर ड्राइंग रूम में उसका कोई काम न था। नाश्ते के बाद मेम साहब ने उससे कहा कि मिसेस फ्लोमर के पास जाए। चुनाचे वो गेस्ट रूम में पहुंची और झुककर सलाम किया। मिसेस फ्लोमर अधेड़ उम्र की खुश मिजाज खातून थी। उन्होंने अपने कपड़े निकालकर कुर्सी पर रखे। मिसेस फ्लोमर का अर्दली अभी कमरे में न आया था। कुलसुम ने धोबी को बुलाया। सफर के कपड़े धोबी को देने के लिए मिसेस फ्लोमर ने गुनगुनाते गुनगुनाते सारा सामान तलपट कर दिया। बहुत से सरकारी कागजात के तरबितर हो गए। कुलसुम ने सलीके से उन सबको समेट कर एक तरफ रख दिया। गुड गर्ल, मिसेस प्लोमर ने कहा, हमारे साथ केलकटा चलेगा? मिसेस कैंटवेल ने उनको बता दिया था कि यह आया आरजी। कुलसुम ने शर्मा कर मुंह में पल्लू ठूस लिया।
मेम साहब, हमारा शादी होने वाला है। शादी? वेरी गुड। आज मेरा है अब आरिफ। ओके। कुलसुम ने शर्मा कर मुंह में पल्लू ठूस लिया। मेम साहब, हमारा शादी होने वाला है। शादी? वेरी गुड। लो कुलसुम, ये साहब का बक्सा इधर रखो, इसमें बड़ा जरूरी कागज रखा है। साहब इसकी चाबी मांगेगा तो तुम आकर बोलना। चाबी हमारे इस नीले बैग में है, ठीक है? ठीक है मेम साहब, कुलसुम ने जवाब दिया। रात को खाने के बाद मिस्टर कैंटवेल और मिस्टर प्लूमर शराब के ग्लास हाथ में लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे अंदर से बंद किए आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। इत्तेफाक से कुलसूम बराबर वाले अंधेरे कमरे में ही मौजूद थी, जिसका दरवाजा पहले से खुला रह गया था। कुछ देर बाद साहब ने पुकारा, कोई है अब्दुल? कुलसूम दबे पांव पेंट्री में गई, जहां अब्दुल गफूर इशा की नमाज में मसरूफ थे। मेम साहब और मिसेस प्लूमर अपने अपने कमरों में जाकर सो चुकी थी। साहब ने दोबारा आवाज दी तो कुलसूम भागी भागी ड्राइंग रूम की गैलरी वाले दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी। साहब ने उठकर दरवाजा खोला और उस पर इस तरह नजर डाली जैसे उसे पहली बार देख रहे हों। वो जरा चेप गई, मगर उसने फौरन कहा, साहब अब्दुल नमाज पढ़ रहा है, क्या काम है? तुम अब तक क्यों जाग रही हो कुलसूम? मिस्टर कैंटवेल ने पूछा। उनका चेहरा तमतमा रहा था। मैं मेम साहब के पांव दबा रही थी साहब। ओ अच्छा। कुलसूम ने एस्ट्रे खाली की, सिगरेट का नया टिन खोलकर मेहमानों के करीब टिपाई पर रखा और इस दौरान में दोनों साहब लोग फिर गुफ्तगू में महव हो चुके थे। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी तो दफातन मिस्टर प्लूमर ने सर उठाकर उसे देखा और बड़ी शगुफ्तगी से कहा, आई से बिल, दैट्स अ प्रिटी गर्ल। कुलसूम हड़बड़ाकर गैलरी में पहुंची और सर पर दौड़ते हुए अपनी कोठरी में जाकर खाट पर लेट रही। मिस्टर प्लूमर सूबे के आला पुलिस और सिविल हुक्काम की हंगामी कॉन्फ्रेंस के लिए ढाके आए थे। एक रोज एक अहम मीटिंग डीएम के बंगले पर भी हुई, जिसमें बैरिस्टर रॉय के साले धैर्येंद्र मोहन सेन डीआईजी भी शामिल थे। बंगले पर पुलिस और सीआईडी वालों की रेल पेल थी। कुलसूम मुस्तैदी से इस दौरान में मिसेस प्लूमर की हाजिरी में रही। कलकत्ते वापस जाते वक्त मिसेस प्लूमर ने उसे 10 रुपए बख्शिश दी। 10वें दिन लीलावती अपने गांव से वापस आ गई तो आते ही उसने कुलसुम के कान में कहा कि नानी बीमार नहीं थी, मुझे बहाने से बुलवाया था, वरना मेम साहब छुट्टी ना देती। जिस दिन लीलावती डीएम के बंगले पर अपनी ड्यूटी बजाने वापस पहुंची, उसी रोज शाम को उमा राय की मोटर दीपाली सरकार को चंद्रकुंज वापस छोड़ गई। दीपाली ने डॉक्टर सरकार को बताया कि उसने कोमिला में उमा राय के कंट्री हाउस में बेहद खुशगवार वक्त गुजारा। 9 जनवरी 1940 को पुलिस ने दरियाई रास्तों की नाकाबंदी करके रेहानुद्दीन अहमद और उसके साथियों के खुफिया मुस्तकिल और खुफिया प्रेस पर छापा मारा, मगर रेहानुद्दीन अहमद और उसके साथी वहां से गायब हो चुके थे। और अब की मर्तबा वो ऐसे गायब हुए थे कि 5 अजला की पुलिस इनको तलाश करते करते आजिज आ गई, मगर उनका सुराग नहीं मिला। यूरोप में जैसे जैसे जंग ने जोर पकड़ा और बर्तानिया कमजोर पड़ता गया, हिंदुस्तान में पुलिस की सरगर्मियों में तेजी आ गई। बंगाल में रेहानुद्दीन अहमद और उसके साथियों की तलाश भी तुंदही से जारी थी, मगर वो सब शायद फजा में तहलील हो चुके थे। लेकिन जंग के खिलाफ और खाना जंगी के प्रचार में उनका लिटरेचर इसी तरह खुफिया ठिकानों से छपता और तकसीम होता रहा। वैष्णु बैरागी। कल्पत्रु देवमाला का वो दरख्त है जो समुद्र मंथन से निकला था और इसके फूलों में अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सी भी खुशबू सूंघी जा सकती थी और जो हर ख्वाहिश पूरी कर देता था। शांति निकेतन में ब्रह्मो मंदिर के पास एक पुराना बरगद खड़ा है। दीपाली सरकार इसे अपना कल्पत्रु समझती है, क्योंकि एक रोज इस दरख्त ने बड़ी अनोखी और गैर मुतवक्का अंदाज में उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। ईस्टर्न रेलवे की साहबगंज लूप लाइन पर कलकत्ते से 100 मील के फासले पर संथाल परगना के नजदीक बोलपुर एक जगह का नाम है। बोलपुर आज से 100 बरस पहले अपने डाकुओं के लिए मशहूर था, क्योंकि इस इलाके की कंकरीली जमीन में खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी और यहाँ के बाशिंदे डाके
डालकर अपना पेट पालते थे। और वो छुरी जिससे ये डाकू मुसाफिरों का गला काटते थे बोल कहलाती थी, और इसी वजह से इस वीराने का नाम बोलपुर पड़ा था। हिमालय पर शांति की तलाश से नाकाम लौटने के बाद एक मर्तबा महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जमींदार सिन्हा से मिलने पालकी में बैठे रायपुर जा रहे थे। जब बोलपुर का ये सुनसान बीहड़ रास्ते में पड़ा, इस मैदान में महर्षि को एक बड़ा सायादार दरख्त नजर आया। उन्होंने पालकी वहीं रुकवा ली और उस दरख्त की छांव में कालीन बिछाकर मुराकबे में मसरूफ हो गए। वहां उन्होंने उपनिषद का कि हम यो देवोग्नो यो ओप्स यो विश्वम भवनम अविव अविवाश यो औषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः का व्रत करना शुरू कर दिया। और महर्षि को इस दरख्त के नीचे वो शांति मिल गई जिसकी खोज में वो सारे हिंदुस्तान में घूमे थे। उन्होंने रायपुर जाकर जमींदार सिन्हा से ये इलाका खरीद लिया, दरख्त और बाग लगवाए। डाकुओं ने डाका डालने से तौबा की और 1863 में महर्षि ने अपनी आराम और आसाइश की जिंदगी त्याग कर यहाँ शांति निकेतन आश्रम कायम किया। शांति निकेतन वाला विला तामीर कराई और यहाँ रहने लगे। बरगद के इस दरख्त के नीचे उन्होंने एक मरमरी माबद बनवाकर इसके फाटक पर लिखवाया, आमार परानीर आराम मोनीर आनंद आत्मार शांति। इस दरख्त के नीचे महर्षि को खुदा मिल गया था। आज ये शांति निकेतन हिंद कदीम के जंगल की 10 गांवों के तर्ज पर बने हुए दारुल उलूम विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया में मशहूर है। दूसरी जंग अजीम ने गांधी और वारधा आश्रम, नेहरू और आनंद भवन और टैगोर और शांति निकेतन वाले हिंदुस्तानी को कौमी जद्दोजहद के एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। और को शांति निकेतन की फजाएं हमेशा की तरह पुरसकून और नगमाबार हैं और गुरुदेवा भी जिंदा हैं। डॉक्टर नंदलाल बोस और उपेंद्र नाथ टैगोर और हिंदुस्तानी निशात-उस-सानिया के दूसरे अजीम मुसफ्फिद कला भवन में मौजूद हैं, मगर बैरूनी दुनिया के मामलात तेजी से बदलते जा रहे हैं। आमार परानीर आराम मोनीर आनंद आत्मार शांति। सितंबर 1940 की एक शाम शांति निकेतन की एक नई तालिब इल्म 3rd ईयर की दीपाली सरकार बरगद के नीचे बैठी मरमरी फाटक पर मुनक्कश इस सहरंगेज अल्फाज पर नजर डालकर सोच रही थी, कमाल है, महर्षि को इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल हो गया, मगर महर्षि कभी 20 बरस के भी तो रहे होंगे। अपनी नोटबुक बंद करके वो बरगद के पत्तों की नाव बनाते बनाते सोचने लगी, कलब थ्रू, जिंदगी के पत्ते गिरते जा रहे हैं। अलग नरंजन, दूर से आवाज आई। उसने चौंक कर जंगल की तरफ देखा। दूर एक पगडंडी पर चंद वैष्णव बैरागी नारा लगाते हुए तेज तेज चले जा रहे थे। दीपाली को याद आया, ये वीर भूम है, चंडीदास की सरजमीन। उसने झुककर सुर्ख मिट्टी पर हाथ रख दिया, चंडीदास की सरजमीन। वो किताबें समेटकर हॉस्टल जाने के इरादे से उठने लगी कि अचानक सामने पगडंडी पर पत्ते खड़खड़ाए। उसने नजरें उठाकर देखा, एक लंबी स्याह दाढ़ी और स्याह जुल्फों वाला वैष्णव सन्यासी ऐन उसके सामने खड़ा था। वो घबरा कर खड़ी हो गई और सन्यासी को प्रणाम किया। तब इस नौजवान बैरागी ने बड़ी शगुफ्तगी से कहा, दीपाली, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, हमें लगता है कि तुम्हें रूहानियत के दर्स की अशद जरूरत है। दीपाली के जवाब का इंतजार किए बगैर वो चबूतरे पर बैठ गया और चारों तरफ नजर डाली। फिर उसने झोले में से सिगरेट निकाल कर जलाया, मगर फौरन ही बुझा दिया। बच्चा, हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। तुमने हमारी बहुत सेवा की है और हम तेरी बहादुरी के सख्त कायल हो गए हैं। तू वाकई कमाल की लड़की है। दीपाली ने भवें जोड़कर कहा, हाँ बेटा, हाँ बिटिया। दीपाली सरसीमा हो गई। आपको इस कदर रेकलेस नहीं होना चाहिए। अब भी किसी की आया वाया बनने मैं नहीं जाऊं। रेकलेस? ये शांति निकेतन तो अपना पुराना अड्डा है बच्चा। बरगद के नजदीक मरमरी इबादतगाह में किसी ने चिराग जला दिया और फिर कदमों की चाप दूर हो गई। तू पूजा पाठ नहीं करती बिटिया? दीपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी ने फाटक पर खड़े लिखे हुए अल्फाज पर नजर डाली,
फिर वो भी किसी सोच में डूब गया। अब शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं इस वक्त यहाँ मिल जाऊंगी? चंद लम्हों बाद दीपाली ने सर उठाकर उससे पूछा। वो अपने ख्यालों से चौंका और दफतन हंस पड़ा। अपने इल्म के जोर से? फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा, हमें तेरे मुताल्लिक सब मालूम रहता है बच्चा। हम जानते हैं कि तू रोज शाम को यहाँ बैठकर अपना होमवर्क करती है। तो बतलाइए, अब मेरे लिए क्या काम है? दीपाली ने जरा दृष्टि से कहा। क्या हम किसी काम के बगैर तुझसे नहीं मिल सकते? सन्यासी ने इत्मीनान से जवाब दिया और चबूतरे पर आलती पालती मारे बैठा रहा। अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। हवा के एक झोंके ने शराइन में लगे एक दरख्त के सुर्ख फूल चबूतरे पर बिखेर दिए। बहुत दूर साल के एवेन्यू में गुरुदेव किसी से बातें करते हुए गुजरे। गुरुदेव जा रहे हैं, सन्यासी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। दीपाली भी चबूतरे पर से उठी। गुरुदेव अंधेरे में गायब हो गए। दफतन दीपाली को महसूस हुआ कि ये शाम मुनफरिद है, फिर कभी वापस नहीं आएगी। सन्यासी ने झोले में से निकालकर घड़ी देखी, फिर दफतन संजीदगी से कहा, शौकती, लो तुम्हें एक काम बता ही दें। दीपाली ने तेवरी पर बल डालकर उसे देखा। मेरा नाम दीपाली है। हाँ, लेकिन तुम मेरी शौकती हो। चलो जल्दी से एक और काम कर दो थोड़ा सा। दीपाली गुमसुम खड़ी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कहिए, उसने फाटक की तरफ देखते हुए कहा। हमें कहीं से एक सिगरेट ला दो। हमारे पास बस यही एक सिगरेट बचा है और बहुत दूर जाना है। बहुत अच्छा, लेकिन आप महज सिगरेट के लिए? हम तुम्हें दर्शन देने आए थे बच्चा। सिगरेट के अलावा और तो कुछ नहीं चाहिए? दीपाली ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। फिलहाल नहीं। फिर वो चबूतरे के किनारे पर टिक गया और बड़ी गंभीर आवाज में कहने लगा, दीपाली, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें देखना चाहता था। अब तक तुम मेरे लिए महज एक और राब्ता, महज एक और नाम रही हो। क्या धुंधलके में सुनी हुई एक आवाज? तुम्हारे घर पर भी? मैं आपका सिगरेट ले आऊं? दीपाली ने घबराकर उसकी बात काटी। हमसे डरो मत बच्चा, हम एक बहुत शरीफ साधु हैं। दीपाली हंस पड़ी और यकलख्त उसे उमा राय की डांट याद आ गई, स्कूल गर्ल गिगल्स। और उमा राय के ख्याल ने उसे अचानक दिल गिरफ्तार और परेशान कर दिया। तुम्हारे साहब और मेम साहब कैसे हैं? उनका तबादला हो गया। उनकी जगह चार्ल्स बार्लो आए हैं। रेवरेंड बनर्जी के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मिस्टर बार्लो की बड़ी बहन बारिसाल में मिशनरी हैं। चैटगाम से तब्दील होकर आए हैं। रोजी खैरियत से है? जी। किसी को उसके मुतालिक शुबा तो नहीं हुआ? जी नहीं। उसे खत लिखकर पूछो चार्ल्स बार्लो खुलना किस रोज पहुंच रहा है। चार्ल्स बार्लो के नाम का कोड याद है? वो उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, बताओ तो, दीपाली ने बताया। वंडरफुल। सन्यासी ने खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया, फिर घबराकर जल्दी से हटा दिया। उमा से कब से नहीं मिली? सन्यासी ने दीपाली का रंग बदलते नहीं देखा। उसने उमा का नाम जिस अंदाज से लिया था, आप लोगों के गायब होने के दूसरे हफ्ते ही वो कलकत्ता चली गई थी, अभी तक वही हैं। मैं गर्मियों की छुट्टियों में बाबा के साथ कलकत्ते गई थी गाने रिकॉर्ड कराने, मगर उमा दीदी से मुलाकात नहीं हो सकी। उनका पता मालूम नहीं था और उन्होंने मुझे कोई खत पत्र कभी नहीं भेजा। वो कलकत्ते में किसी कॉलेज में पढ़ा रही हैं। अपने भाई के साथ बालीगंज में रहती हैं। लोग कहते हैं कि वो चूंकि पार्टी की बाकायदा मेंबर नहीं है, इसलिए ना अंडरग्राउंड में गई ना जेल। ठीक है ना? और सुना है कि उनके डीआईजी मामू ने गवर्नमेंट को जमानत दी है कि वो गड़बड़ नहीं करेंगी। आपको तो ये सब मालूम ही होगा। हाँ, मालूम है। फिर उसने तवक्कुफ से कहा, अच्छा जाओ, भागो, सिगरेट लेकर आओ, जो भी मिले। आप इस रास्ते पर जाइए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। सन्यासी चलने लगा, फिर छिटक गया। एक बात और, कैंटवेल ताजा वारिद और ना तजुर्बेकार नौजवान था। बार्लो पुराना गाहक है। इसके बाप दादा तक बंगाल सिविलियन थे। इस चीज का तुम ख्याल रखना, बड़ा सख्त वीर अफसर है। टेररिस्ट तहरीक के जमाने में कई नौजवानों को फांसी के तख्ते पर भिजवा चुका है। दीपाली को कपकपी सी आ गई। सन्यासी कहता रहा, रोजी से कहना बहुत बेहद एहतियात से काम ले,
हमें इत्तलात पहुंचवाए और अपने बाप को किसी तरह नाराज या नाखुश न करे, ये बेहद जरूरी है। बहुत अच्छा, दीपाली ने जवाब दिया। सन्यासी पगडंडी पर आगे बढ़ गया। दीपाली भागती हुई इमारतों की तरफ चली गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई और बरगद के सुनसान चबूतरे पर एक नजर डाली कि साल के एवेन्यू पर दौड़ना शुरू कर दिया। सन्यासी सर झुकाया आहिस्ता आहिस्ता कला भवन के सामने वाली सड़क पर चला जा रहा था। दीपाली ने फूली हुई सांस से उसके करीब जाकर कहा, लीजिए। सन्यासी ने पलटकर देखा, ओह थैंक्स। उसने बड़ी खुशी से सिगरेटों के पैकेट अपनी झोले में गिरा दिए और मुस्कुराया। अब चांद तुलू हो रहा था। बहुत दूर से अलख निरंजन की आवाज आई। सड़क के किनारे समंदर के सुरीले शोर की मानिंद सदाबहार विलायती झाऊ की नाजुक डालियां हवा में सरसरा रही थीं। शीशम के झुंड के परे तुलबा के झोंपड़ों में रोशनियां झिलमिलाई। दीपाली सर झुकाकर सड़क को देखने लगी। मिट्टी में कांच की सुर्ख चूड़ियों के चंद टुकड़े चमक रहे थे। उसने अंगूठे की नोक से एक टुकड़े को छुआ और एक कदम पीछे हटी। पहाड़ पर फैली बेल पर से गिरगिट उछलकर पत्तों के अंदर गया और श्री सदन में चंद लड़कियों ने गाना शुरू किया। ताई डाके आई आई, गोल डाके आई आई, यहाँ अनिल कुमार दास तुमसे राब्ता रखेगा। सन्यासी की आवाज उसके कानों में आई। बहुत अच्छा, संथाल परगना संन्यास लेने के लिए आइडियल जगह है, मगर हम यहाँ से भी डेरा उठाकर कूच कर गए हैं। अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो तैयार रहना शोभती। बहुत अच्छा। करीब से चंद संथाल औरतें सरों पर टोकरे उठाए गुजर गई। उनके पीछे तुलाबा की एक टोली टहलती हुई आ रही थी। अच्छा, जीती रहो बच्चा, खुश रहो, हम जाते हैं। सन्यासी ने आशीर्वाद दिए और तेजी से आगे बढ़ गया। दीपाली ने उसे चांदनी के खून धुंधलके में गायब होते देखती रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस हुई। बरगद का चबूतरा अब भी सुनसान पड़ा था। आज शाम मैं सोच रही थी कि काश। उसने एक पत्ता उठाकर नाक से छुआ और अपने आप से कहा, चल तुरु। फिर उसने दरख्तों के एक झुंड का चक्कर लगाया। ब्रह्मु माबद में चिराग सुकून से जल रहा था। आमार प्राणीर आराम, मोनीर आनंद, आत्मार शांति, उसने चुपके से दिल में दोहराया और दिल ही दिल में मुस्कुराती रही। रोजी बनर्जी को खत लिखने के इरादे से अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई। लिली कॉटेज में दोपहर की चाय के इंतजामात बड़े शोरों पर किए जा रहे थे। एस्टर बनर्जी केक पर सफेद और गुलाबी आइसिंग कर रही थी। डेजी आया सैंडविच बनाने में मशगूल थी। फूलदानों में ताजा फूल लगे हुए थे। सिटिंग रूम में क्रॉस स्टिच की नफीस कढ़त के धुले हुए टेबल क्लॉथ मेजों पर पड़े थे। चाय का नया सेट सिलहट के बेत की कश्ती में सजा वस्ती मेज पर रखा था और उस पर हरी कांच की मोतियों की झालर वाली बड़ी जाली भाप दी गई थी। टिकोजी और कुशनों की कशीदाकारी काबिले दीद थी। पादरी बनर्जी स्याह सूट पहने जरा मुतफक्किर से बरामदे में टहल रहे थे और बार बार बास्केट की जेब से जंजीर वाली घड़ी निकालकर देख रहे थे। रोजी अपने कमरे में दरवाजे बंद किए चस्कनियां लगाए किला बंद बैठी थी। ठीक 4 बजे घोड़ा गाड़ी सामने आकर रुकी और पादरी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो अजरा मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ऑडिएबल, हेलो अजरा मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हेलो हेलो पास एक सोफे पर कतार में इस तरह बैठ गए जैसे पुराने जमाने में लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर के सामने बैठते थे। एडिथ अब अलबत्ता इत्मीनान से ग्रामोफोन के पास जा खड़ी हुई। मिस्टर विश्वास ने नाकेदाना नजरों से कमरे पर नजर डाली जो घर की गुर्बत मगर सलीके का आईनेदार था। दोनों काले पादरियों ने आपस में इधर अगेन म्यूटेड। अजरा मैम, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। अगेन म्यूटेड। हेलो अजरा मैम, वी आर नॉट एबल टू लिसन यू। एक जगह पर बारीक खोप भी भरी हुई है। खुद मिसेस विश्वास
क्रोशिया की चौड़ी लेस वाले सफेद पेटीकोट के ऊपर तेज गुलाबी जार्जेट साड़ी बांधकर और स्याह साटन का ब्लाउज पहनकर आई थी और सोने की चूड़ियां उनके हाथों में चमचमा रही थी। सुबक सा रुमाल एक आस्तीन में घुटस रखा था, कानों में एक एक मोती वाले बुंदे पहने थी। 15 साल एडिथ उदय रेशमी फ्रॉक में मलबूस थी, सफेद मोजे, काले जूते, बिन ब्याही देसी ईसाई शरीफजादियों के मानंद फ्रॉक पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। पादरी विश्वास सीधे साधे आदमी मालूम होते थे और जाहिर था कि बीवी उन पर हावी है। लूथर विश्वास एक मुन्हनी मिस्कीन सूरत और शर्मीला नौजवान था। दोनों बाप बेटे पूरे सूट में मलबूस थे। पिछले क्रिसमस वीक में ऑल इंडिया मिशनरी कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब लूथर विश्वास पंजाब वापस गए तो रोजी बनर्जी पर आशिक होकर वापस गए थे। वो लुधियाना मिशन स्कूल में साइंस मास्टर लगे हुए थे। 1-2 साल बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में लेक्चरर होकर जाने का चांस भी था। उसने लुधियाना वापस जाकर कुछ अरसे बाद अपने पापा रेवरेंड हेनरी विश्वास के जरिए पादरी बनर्जी को शादी का पैगाम भिजवाया था। देसी ईसाई फिक्रे में अच्छे लड़कों की हमेशा कमी रही है। ईसाई लड़कियां उमूमन आला तालीम याफ्ता और स्मार्ट हो जाती हैं। बेशतर ईसाई लड़के स्टेनोग्राफर या सेल्समैन से आगे नहीं बढ़ पाते। इस वजह से ईसाई लड़कियां आमतौर पर हिंदुओं और मुसलमानों से शादी कर लेती हैं। चुनाचा जब लूथर विश्वास को पैगाम आया तो पादरी बनर्जी खुश हुए। जब से रोजी बड़ी हुई थी उन्हें इसके ब्याह की फिक्र ने आ घेरा था। वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी में उनकी चहेती बेटी अपने घर चली जाए। उन्होंने रोजी से तस्करा किए बगैर अपनी बीवी से सलाह मशवरा करने के बाद रिवायती हिंदुस्तानी माँ बाप की तरह पैगाम मंजूर कर लिया। वो ये सोच भी ना सकते थे कि उनकी फरमाबरदार और सादतमंद बेटी इनके इंतखाब पर कोई इतराज हो सकता है। पादरी बनर्जी की ख्वाहिश थी कि रोजी का रिश्ता किसी हम पल्ला ब्राह्मण क्रिश्चियन खानदान में होता। रोजी माँ और बाप दोनों तरफ से नजीबुल तरफैन क्लीन ब्राह्मण जाति थी, मगर आज खानदानी लड़के मिलते कहाँ हैं। और पादरी विश्वास भी अच्छी जात के आदमी थे। हालांकि विश्वास उमूमन शेड्यूल्ड कास्ट वालों के नाम का नाम भी होता है। उनके मिशनरी बाप दादा बंगाल से जाकर लुधियाने में सेटल हो गए थे। पादरी विश्वास को बंगाली जबान भी नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि उनकी माँ पंजाबी थी, खुद मैरी विश्वास भी पंजाबी थी और वाकई अपने अंदाजो वज़-ए-क़ते से कुछ चमरेशियन मालूम होती थी। मगर बहरहाल माकूल खानदान था। आसिफ सर अनम्यूट कर लीजिए। अब मेरा है बच्चों। हाँ हाँ हाँ, मगर बहरहाल बहुत माकूल खानदान था। और सबसे बड़ी बात ये कि मिशनरी कॉन्फ्रेंस के जमाने में पादरी बनर्जी लड़के की आदत और खसाइल से खुद वाकिफ हो चुके थे। लड़का उन्हें पसंद आया था। शरीफ, हलीमुत्तबा और बेहद मजहबी नौजवान था। रोजी को बड़े आराम से रखेगा। पिछले हफ्ते पादरी विश्वास का खत आया था कि वो और उनकी बीवी लड़की को देखने और बात पक्की करने के लिए ढाका आ रहे हैं। और रोजी को जब ईस्टर बनर्जी ने ये इत्तला दी थी तो ऐसा लगा था जैसे उसके ऊपर बम का गोला आन गिरा। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस लम्हे से बिल्कुल चुप साध ली थी। दीपाली इतनी दूर शांति निकेतन में थी जिससे वो अपना दुख दर्द कह सकती थी, जहां के पास अपना दुखड़ा लेकर जाना न चाहती थी। उसकी इस खामोशी को उसके वालिदैन ने बच्चियों की शर्म हया पर महमूल किया था। किस लड़की को मैके से इतनी दूर काले कोसों ब्याहे जाने का गम न होगा। लेकिन आज जबकि विश्वास फैमिली वाकई आन पहुंची थी, रोजी ने बड़ा ही अजीब व गरीब मुतवक्का रवैया अख्तियार किया था। एक तो वो सारी रात रोती रही थी और फिर सुबह से अपना कमरा अंदर से बंद करके बैठ गई थी। पादरी विश्वास मैं अपने खानदान शहर में अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ उतरे थे और ठीक 4 बजे लिली कॉटेज पहुंच गए थे। और अब पादरी और मिसेस बनर्जी को रोजी के मुतालिक पहली बार घबराहट शुरू हुई। डेजी चाय दानी लेकर कमरे में आई और ईस्टर बनर्जी के रसगुल्ले और चमचम मलाई जो उन्होंने खुद बनाए थे मेहमानों को पेश किए।
वो बेचारी होने वाली दामाद की बेइंतहा खातिर कर रही थी और अभी से उनको उसके भोलेपन और शराफत पर ममता भरा प्यार आने लगा था। मगर मिसेस बिस्वास बड़ी खौफनाक सास साबित होंगी, उसकी उन्हें परेशानी थी। रोजी का कमरा डाइनिंग रूम के दूसरी तरफ था और सिटिंग रूम में से उसका बंद दरवाजा नजर आ रहा था। पादरी बनर्जी मेहमानों से बातें करते करते बेचैनी से इस दरवाजे पर नजर डाल लेते। दरवाजे पर पड़ा नीला पर्दा हवा में लहराए जा रहा था। रोजी सिस्टर कहाँ है? एडिथ विश्वास ने नजाकत से सैंडविच उठाकर थैंक यू आंटी कहने के बाद मिसेस बनर्जी से दरियाफ्त किया। अभी आती है। जरा उसकी तबीयत। इस बनर्जी ने यकलाफ जरा हकलाकर बेबसी से अपने शौहर को देखा। क्या हुआ उसे? मिसेस विश्वास ने अबरू उठाकर सवाल किया। कुछ नहीं बहन, वो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है। आज सुबह से सर में दर्द। जी, आज सुबह से सर में दर्द है। पादरी बनर्जी ने फौरन पादरी विश्वास को मुखातिब किया। लुधियाने में महंगाई का क्या हाल है? यहाँ तो वॉर की वजह से। लूथर विश्वास ने टाई ठीक करते हुए सर घुमाकर दुस्दीदा नजरों से नीले पर्दे वाले दरवाजे को देखा। उन्हें मालूम था कि रोजी का कमरा है और मिशनरी कॉन्फ्रेंस के दिनों में रोजी ने इसी सिटिंग रूम में बैठकर उनके साथ कैरम भी खेला था और कैरम के पाउडर का डिब्बा लाने के लिए वो इस कमरे में भी वो आए थे। ओह आंटी, मैं ये रिकॉर्ड देख सकती हूँ? एडिथ ने चाय की प्याली खत्म करके ग्रामोफोन की तरफ मुड़ते हुए कहा। जरूर जरूर, मिसेस बनर्जी ने कहा। वो बेसाख्ता ये भी इजाफा करना चाहती थी कि रोजी को म्यूजिक का बहुत शौक है। रोजी म्यूजिक का बहुत शौक है, मगर चुप हो गई। एडिथ फर्श पर उकड़ू बैठकर मेज के नीचे खाने में रखे हुए रिकॉर्ड उलटने पलटने लगी। ज्यादातर घिसे पिटे पुराने रिकॉर्ड थे जो एक मर्तबा ढाके के एक अंग्रेज अफसर ने मिलाए जाते वक्त मिशन कंपाउंड में भिजवा दिए थे। डेजी ने जाकर रोजी का दरवाजा खटखटाया। जवाब नहीं मिला। 6 बजने वाले हैं। मिसेस बनर्जी उठी। डाइनिंग रूम में और सिटिंग रूम का दरमियानी दरवाजा भेड़ा और जाकर रोजी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। रोजी, रोजी बेटे, बात तो सुनो। वो अब रुहासी हो रही थी। मिसेस बनर्जी चंद मिनट तक दरवाजे पर खड़ी रही, फिर सर झुकाए सिटिंग रूम में वापस आ गई और शौहर को मुल्तिजाना निगाहों से देखा। पादरी बनर्जी आहिस्ता से उठे और अपने पीछे सिटिंग रूम के किवाड़ बंद करते हुए रोजी के दरवाजे पर पहुंचे और धीरे से दस्तक दी। रोजी, रोजी बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूं, बात तो सुनो, उन्होंने बेहद लजाजत से कहा। रोजी ने दरवाजा खोला। पादरी बनर्जी अंदर गए। रोजी कंधों पर बाल बिखराए सफेद साड़ी पहने तस्वीर की मानिंद सामने खड़ी थी। अचानक उनकी आंखों के सामने एक और तस्वीर आ गई। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने पहली बार जवान ईस्टर ग्री बाला को देखा था, जो कंधों पर लंबे लंबे बाल बिखराए सफेद साड़ी पहने राइट रेवरेंड अल्फ्रेड ब्राउन की कोठी के बरामदे में खामोश खड़ी थी जब वो उससे मिलने के लिए बुलाए गए थे। इस ईस्टर उस रोजी में इतना फर्क क्यों? क्या जमाना इतना बदल गया था? उस ईस्टर की आंखों में महज लाश थी और सुपुर्दगी। इस रोजी की आंखों में जिद और हट और खुद सरी की चिंगारियां सी निकल रही थी। इस खुदसरी को आजकल के जमाने में खुद एतमादी कहा जाता है, मगर वो तो अपनी लाडली बच्ची की भलाई ही चाहते हैं। वो अपने बूढ़े बाप से इस कदर खफा क्यों हो गई? यकबयक रोजी आगे बढ़ी और उनकी टांगों से लिपट कर कहने लगी, पापा पापा, मुझे ले जाकर दरिया में डुबो दीजिए, मुझे मार डालिए जान से, मगर मैं इस कॉल्टन से हरगिज शादी नहीं करूंगी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं पापा। अब वो सिसकियों से रो रही थी। कॉल्टन? पादरी बनर्जी कब कर है। रोजी बेटा, उन्होंने हड़बड़ाकर, मेरी नाक का तो ख्याल करो मेरी बच्ची, लूथर बड़ा अच्छा लड़का। नहीं 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 नहीं, रोजी ने बच्चों की तरह मचल कर रोते हुए उनकी बात काटी। फिर क्या करेगी अहमक? पादरी बनर्जी को एकदम गुस्सा आ गया। किसी हिंदू से शादी करेगी? ये इरादा है तेरा? मुसलमान से ब्याह रचाएगी? अपनी माँ का हशर भूल गई बदबख्त, उन्होंने गरज कर कहा। और उनकी को बिल्कुल ख्याल न रहा कि दरवाजा खुला है और सिटिंग रूम तक आवाज जा रही थी। उन्हें अपनी पुरसुकून जिंदगी में ऐसा कयामत खेज वक्त भी देखना पड़ा
और अपनी औलाद के हाथों खुदावन, मैंने तेरा क्या गुनाह किया था खुदावन। पादरी बनर्जी को पता भी ना चला कि मिसिस मैरी बिस्वास पीछे आन कर खड़ी हो गई हैं और बाप बेटी का सारा मुकालमा सुन रही हैं। ईस्टर बनर्जी सहमी हुई उनके अक़ब में खड़ी थी। मिसिस बिस्वास को देखकर रोजी फर्श से उठी और तीर की तरह गुसलखाने में घुसकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पादरी बनर्जी ने मुड़कर मिसिस बिस्वास को देखा और सकते के आलम में खड़े रह गए। चंद लम्हों तक मुकम्मल सुकूत तारी रहा। उसके बाद मिसिस बिस्वास ने जहर में बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा तो हम काल्टन हैं हेनरी। उन्होंने सिटिंग रूम की तरफ मार्च करते हुए ललकारा, हम अपनी इंसल्ट करवाने लुधियाना से नहीं आए थे, चलो उठो। ईस्टर बनर्जी रोती हुई उनके पीछे लपकी। सिटिंग रूम में आकर उन्होंने कहा, बहन खुदा बाप के लिए हमें माफ कर दीजिए, रोजी बड़ी जिद्दी लड़की है, आजकल की औलाद है, मेरी समझ में नहीं आता कि आपसे क्या कहूँ। इस दौरान पादरी हेनरी बिस्वास और मिस्टर लूथर बिस्वास सुम बकुम खड़े बाकी लोगों को तक रहे थे। मिसिस बिस्वास ब्लाउज के आस्तीन में से रुमाल निकालकर नाक सिनकते हुए सोफे पर बैठ गईं और शोला बार निगाहों से मेजबान खातून को घूरा। पादरी बनर्जी इस असना में सिटिंग रूम से गुजरते हुए जाकर बरामदे के एक दर में खड़े हो गए थे और सर झुकाकर फर्श को देख रहे थे। अब मिसिस बिस्वास ने रुमाल आंखों पर रख लिया और आंसू बहाने पर आमादा हुई। चलो डियर, वापस चलें। पादरी बिस्वास ने आगे बढ़कर नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मिसिस बिस्वास ने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, अब हम अमीर लोग नहीं, लुधियाने से चलकर राजकुमारी को देखने आए। आपने खुद बुलाया था, 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया। ओ शट अप माय डियर, पादरी बिस्वास ने कोफ्त के साथ कहा। लूथर बिस्वास छत को तक रहा था। 4 आदमियों का इंटर क्लास किराया, लुधियाना से ढाका, हम अमीर नहीं हैं, आपकी तरह चर्च फंड का रुपया नहीं खाते। ओ कीप क्वाइट मामा। लूथर बिस्वास ने इंतहाई खिफत और झुंझलाहट के साथ वालिदा को खामोश करना चाहा। तुम चुप रहो जी, मैं उनसे मिसिस बनर्जी से बात कर रही हूँ। आपने हमें खत लिखा, आपने मिसिस बरकत मसीह के जरिए हमें कहलवाया कि आके लड़की को देख जाओ। ओ शट अप मामा प्लीज। लूथर बिस्वास ने पसीना पसीना होते हुए दोबारा इस्तदा की। यू शट अप इडियट, डैम फूल। मिसिस बिस्वास अब हिस्टेरिकल होने वाली थी। उधर एडिथ ने, इट वाज इन द आइडियल ऑफ कैप्री Isle of Capri that I found her का दकियोनिसी रिकॉर्ड ग्रामफोन पर लगा रखा था जो रह रहे किए जा रहा था। लूथर विश्वास ने उठकर गुस्से के साथ रिकॉर्ड पर से सुई हटाई और बहन को घूर कर देखता हुआ कुर्सी पर आन बैठा। हमने इंक्वायरी की, मिसेस विश्वास कही गई। मैंने ढक के अपनी सिस्टर इन लॉ हेनरी की कजिन ब्रदर की वाइफ को खत लिखा कि लड़की के हालात मालूम पर, मगर उन्होंने हमको लेटर लिखा। मैंने हेनरी को बोला, मार्जरी सिस्टर ने लिखा है लड़की की शोहरत अच्छी नहीं, लड़की के हिंदू बॉयफ्रेंड हैं, लड़की कांग्रेसी और कम्युनिस्ट हो गई है। ओ मामा प्लीज। मगर ये गधे का बच्चा मिस साहब पर लट्टू हो चुका था। क्या आगरा, क्या सियालकोट, क्या लाहौर, हर जगह से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। मिस्टर एडवर्ड मुनव्वर खां तो डिप्टी कलेक्टर है मेरठ, उनकी लड़की आईटी कॉलेज में पढ़ रही है, उस तक की बात आई थी। ऐसा मेरा हीरा बेटा है, आपकी लड़की है क्या, जरा सुनू तो। पादरी बनर्जी कमर के पीछे हाथ बांधे बरामदे में खड़े रहे। एकदम उनकी कमर झुक सी गई थी। मिसिस बिस्वास की तकरीर जारी रही। हम तो इस गधे के बच्चे की जिद पूरी करने आए, इतनी दूर चलकर आए। क्या है आपके पास? ये फकिट्टा घर? मेरा बेटा तो सेंट जॉन्स कॉलेज में लेक्चरर होने वाला है, एमएससी पास है, किसी खच्चर पादरी मिशन स्कूल में नहीं पढ़ा, हालांकि वो खच्चर पादरी मिशन स्कूल में पढ़ रहा था। माय डियर, पादरी विश्वास ने कहना चाहा। मामा, एडिथ ने आवाज निकाली, देखो तो कौन सी आईसीएस मिल जाएगा आपकी लड़की को जो उसके लक्षण हैं, ढाके आकर सुन ले। मैरी, क्यों अपनी जीप खराब करती हो? पादरी विश्वास ने फिर एहतजाज किया। बड़ा लिली कॉटेज का शोहराब सुना था, देख लिया कर लिली कॉटेज। मैं तो अपने घर में
एक दिन भी ऐसा सड़ा हुआ फर्नीचर न रखूं। और भाई हमको कोई देसी पादरी की तनख्वाह पे गुजर थोड़ी कर सकते हैं, हमारे तो घर की जिम्मेदारी है, खुदा बाप का हर तरह से फजल है। मिस साहब अगर आती हमारे यहाँ नसीब खुल जाता, रानी बनकर रहती। मिसेस विश्वास से बिल्कुल भूल गई कि सिर्फ चंद मिनट कबल उन्होंने अपनी गुर्बत का शिकवा किया था, मगर अब फिर उन्हें अपना माली नुकसान याद आ गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, 500 रुपया खर्च हो गया हमारा। इतने में लूथर विश्वास जल्दी से बाहर जाकर घोड़ा गाड़ी ले आया था। उसने अंदर जाकर पहली बार गुस्से से बात की, मामा कम ऑन, डोंट क्रिएट सीन, बी बिहेव योरसेल्फ प्लीज, अब बस करो। अपनी मामा का हाथ पकड़कर उन्हें तकरीबन खींचता हुआ बाहर ले गया और गाड़ी में बिठा दिया। पादरी हेनरी विश्वास सर झुकाए उसके पीछे पीछे बाहर आए। एडिथ विश्वास ने मेज पर से अटैची केस उठाया जिसमें सुनहरी बेल लगी रेशमी साड़ी और मंगनी की मुकफ्फल थी। बाहर आकर वो उचक कर गाड़ी में सामने की सीट पर बैठ गई। पादरी विश्वास वापस पलटे और बरामदे के दर में खड़े पादरी बनर्जी से हाथ मिलाया। सॉरी रेवरेंड, आई एम वेरी सॉरी, नॉट योर फॉल्ट, उन्होंने रसान से कहा। पादरी बनर्जी ने हाथ पीछे बांधे सर झुकाए खामोश खड़े रहे। ईस्टर बनर्जी सिटिंग रूम के दरवाजे से लगी खड़ी थी, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। लूथर भी जचे तुले कदम रखता बरामदे की सीढ़ी पर आया और सर खम करके कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज डोंट माइंड माई मदर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू सन, पादरी बनर्जी ने आहिस्ता से जवाब दिया। लूथर जल्दी से वापस लौटा और गाड़ी में एडिथ के बराबर बैठ गया। मिशन कंपाउंड के सारे बच्चे और औरतें गाड़ी से जरा फासले पर जमा हो गए। डेजी के जरिए खबर सारे कंपाउंड में फैल चुकी थी, कल तक ढाके की नेटिव क्रिश्चियन सोसाइटी में नशर हो जाएगी। घोड़ा गाड़ी लिली कॉटेज का चक्कर काटकर फाटक की तरफ बढ़ी। लूथर विश्वास खिड़की में से सर निकालकर ताजा हवा लखनऊ में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था। जब गाड़ी कंपाउंड से बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि रोजी बनर्जी लिली कॉटेज के पिछवाड़े अपने गुसलखाने की सीढ़ियों पर संगी मूरत के मानिंद साकित बैठी है। लूथर विश्वास ने अहमकों की तरह हाथ उठाकर उसे वेव करना चाहा, मगर हाथ मफलूज सा हो गया था। गाड़ी चर्रखचू करती सड़क पर आ गई। लिली कॉटेज के अंदर पादरी बनर्जी ने अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें रोजी के इनकार से ज्यादा इस इंकिशाफ से धक्का लगा था कि उन्हें मालूम भी नहीं हुआ, मगर दुनिया बदल चुकी है। हमेशा की तरह साबिर और शाकिर गिरिबाला बनर्जी आंसू खुश्क करके चाय का सामान संगवाने में मसरूफ हो गई। शांति निकेतन। अप्रैल 1941 दीपाली सरकार श्री सदन के सामने घास पर बैठी थर्ड ईयर के आखिरी पर्चे की तैयारी में मसरूफ थी जब एक लड़की ने करीब से गुजरते हुए चंद लिफाफे उसके सामने गिरा दिया। रोजाना जब डाक आती थी उसका दिल धड़क उठता था। उस शाम के बाद से वो ऐसा गायब हुआ कि उसकी तरफ से कोई खत न आया, न कोई संदेश, न बाउल, न राजहंस। और जब अनिल कुमार दास ने चार्ल्स बार्लो के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो वो कुछ बता न सकी, क्योंकि रोजी बनर्जी ने ढाके से किसी खत का जवाब न दिया था। उसके लिए इतना गम, इतनी फिक्र, इतनी परेशानी सब बेकार है ना। आज इतने महीने गुजर गए। सितंबर में इस शाम को 6 महीने गुजर गए। दीपाली ने पहला लिफाफा खोला जहां आरा का खत था। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में जब वो ढाके गई जहां आरा अपने इलाके पर फरीदपुर गई हुई थी, रोजी के मुतालिक मालूम हुआ था कि पादरी साहब ने उसे छुट्टियां गुजारने अपनी बहन के पास लॉर्ड मुनीर हाट भेज दिया है। उमा देवी कलकत्ते में थी। दीपाली ने सारी छुट्टियां अपने भाइयों के साथ लूडो खेलने में गुजार दी थी। अब इम्तिहान के बाद गर्मियों की तातीलात शुरू हो गई होंगी और फिर वो चंद्रकुंज वापस जाएगी। जुलाई में कॉलेज खुलेगा, फिर यहाँ आ जाएगी, अगले साल बीए करेगी। उसके बाद क्या होगा? जहां आरा ने लिखा था, रोजी का किस्सा तो अब खासा पुराना हो गया, जब मिलेगी पूरी दास्तान सुनाऊंगी। मिसेस बनर्जी अम्मी के पास आकर रोना रो रही थी। रोजी तो इस बात का बिल्कुल जिक्र ही नहीं करती। लाल मुनीर हाट से वापस आकर पढ़ाई में मसरूफ हो चुकी थी। खैर, थर्ड ईयर की ऐसी पढ़ाई भी क्या, तुम लोग मुझ पर खामखा रोब झाड़ते हो, बड़ी आई बेचारियां बीए स्टूडेंट्स। और भाई
हमने तो जो कहा था इंटर के बाद घर बैठे मजा कर रहे हैं, मजे क्या कर रहे हैं दीपाली, ये तो बिल्कुल गलत है। मगर अब्बा का हुक्म कैसे टाला जा सकता है? अब्बा आला तालीम के हामी नहीं तो फिर एफए तक ही क्यों पढ़ाया था? पिछले साल मार्च में जब अब्बा मुस्लिम लीग के इजलास के लिए लाहौर गए थे, जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो लाहौर से वापसी पर अलीगढ़ होते हुए आए थे और आकर कहने लगे कि मैं तो बीए के लिए अलीगढ़ तुम्हें भेज दूंगा। मगर उसके बाद फिर इरादा बदल दिया। जाने अब्बा के दिल में मेरे लिए क्या प्रोग्राम है, उनसे कौन पूछ सकता है? मगर रोजी ने कमाल कर मिस्टर लूथर बिस्वास बेचारे को हरी झंडी दिखा दी। मैंने रोजी से कहा था कि मैं दोनों अपने अपने माहौल के परवरदा हैं। तुम और मैं दोनों अपने अपने माहौल के परवरदा हैं। तुम बगावत करके कहाँ जाओगी? और ये ऊंची जात के बंगाली क्रिश्चियन अगर कदामत परस्त होने में पर आए तो उनका कोई जवाब नहीं। कहने लगी, सॉलिडेरिटी मुझे सहारा देगी। मैंने अपने आप को सॉलिडेरिटी के लिए वक्फ कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम और रोजी किस किस्म की बातें करती हो और क्या करने वाली हो। अल्लाह तुम लोगों की अक्लें ठिकाने पर रखे। बाकी ढाके के हालात बदस्तूर हैं। तुम्हारी उमा राय कलकत्ता में ही है। कि खबर यह है कि नैयर भाई की मंगनी हो गई। वो शमसा खाला नहीं है, अम्मी की पुरानी सहेली जो सगन बगीचे में रहती हैं, उनके जेठ की लड़की से। हाँ, इस पर याद आया कि शमसा खाला के पड़ोस में जलपाईगुड़ी से एक मौलवी साहब आकर रहे हैं, मौलवी अब्दुल मजीद खां। उनकी लड़की यास्मीन मैट्रिक में पढ़ रही है। तो बेगम अब्दुल मजीद ने खाला से कहा कि यास्मीन की अंग्रेजी कमजोर है, कोई उस्तानी उसके लिए लगवा दें। शमसा खाला ने मुझसे जिक्र किया तो मुझे एकदम रोजी का ख्याल आया और मैंने रोजी से उनकी बातचीत करा दी। यास्मीन मेरे यहाँ आई थी, खासी दिलचस्प लड़की है, मगर मुझे कुछ खपती सी मालूम होती है। जब उसकी अम्मी कमरे से चली गई तो मुझसे चुपके से बोली, आपा ये अम्मी और अब्बा बेकार मुझे आगे पढ़ाने की फिक्र में है, मैं तो डांसर बनूंगी। मैं भौचक्की होकर उसे देखने लगी और मैंने कहा, बीबी इतना कदामत परस्त खानदान, तो तुम्हारे बाप काहे तुमको किस तरह डांसर बनोगी, जरा ये तो बताओ। और ढाके में जहाँ 1000 मस्जिदें और 20,000 मौलवी हैं, यास्मीन बीबी तुमने नाच सीख भी लिया तो नाचोगी कहाँ जाकर? मगर वो सर हिलाकर कहने लगी, आपा देख लेना, एक दिन मैं डांसर बनकर ही दिखाऊंगी। मैं समझती हूँ अगर उसके अब्बा ये बात सुन लें तो उसका गला घोट दें। वाकई, मगर ये आजकल की लड़कियां हैं भाई। बहरहाल अब तो रोजी हफ्ते में 4 दिन सघन बगीचा कर यास्मीन को अंग्रेजी पढ़ा रही है। अच्छा है, उसका जेब खर्च निकल आया। रोजी के लिए बड़ा दिल दुखता है, चुपचाप सी रहती है और अक्सर बहुत परेशान नजर आती है। अब तो इम्तिहान अब तुम इम्तिहान देकर आओ तो इत्मीनान से गपशप रहेगी तुम्हारी जहां आ रहा। इस खत से दीपाली को कुछ अंदाजा हुआ कि अब तक रोजी ने उसके खत का जवाब क्यों नहीं दिया था। दूसरा खत बाबा का था। मैं खैरियत से हूँ। खोको, सोनू, टोनू भी अच्छी तरह हैं। तुम्हारी घर से गैर हाजिरी की वजह से टोनू पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए वो बेहद परेशान होता जा रहा है, शैतान होता जा रहा है। तुमको पैसों की जरूरत हो तो फौरन लिख दिया करो, कभी यह ना सोचो कि मैं तुम्हें पैसे ना भेज सकूंगा। कल एक बड़ी अफसोसनाक बात मालूम हुई, तुमको भी मालूम होकर रंज होगा। दीदी ने गोदाम खोलकर धूप में सुखाने के लिए पुराने कपड़े बाहर निकाले। 1.5-2 साल से बड़ा संदूक नहीं खोला था। उसे खोला तो तुम्हारी माँ की 3 बालूचर साड़ियां गायब थी। चोर किधर से आए, कब चोरी हुई, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे भी बेहद सदमा हुआ, क्योंकि ये मेरी माँ की साड़ियां थी जो उन्होंने तुम्हारी माँ को दी थी। और ये साड़ियां तुम्हें मालूम होगा पुराने खानदानों में दुल्हनों को दी जाती थी, और तुम्हारी बेचारी माँ ने अपनी तीनों बहुओं के लिए रख छोड़ी थी। उन्हें बुनने वाले मुर्शिदाबाद के मुसलमान कारीगर कब के मर खप गए और ये फन भी उनके साथ गया। अब ये साड़ियां मिलती नहीं हैं। दीदी तो चोरी के गम और दहशत से तकरीबन बीमार पड़ गई। तुम जानती हो वो पहले ही से आसाब ज़दा है। उनकी फिक्र है कि चोरों ने घर देख लिया तो बाकी सामान उनको फिक्र है कि चोरों ने घर देख लिया तो बाकी सामान भी न निकल जाए। और मुझे इत्मीनान है कि हमारे घर में और कोई शय चोरी के लायक है ही नहीं।
बाबा का खत लिफाफे में वापस रखकर दीपाली गुमसुम सर झुकाए बैठी रही और घास की पत्तियां तोड़ा की। फिर उसने घड़ी देखी और लाइब्रेरी में जाने के इरादे से यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गई। शाम तक दीपाली लाइब्रेरी में अपने मखसूस छोटी सी खिड़की पर बैठी पढ़ने में मुनहमिक रही। खिड़की की सलाखों के बाहर ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। किताबों की अलमारियों में पुराने कागजों की महक रची थी। पेशतर तालिब इल्म हॉल से बाहर जा चुके थे। दीपाली किताब बंद करके सोचने लगी, सुबह डाकखाने जाकर टिकट खरीदेगी, बाबा को खत लिखेगी। जहांरा का खत फौरी तौर पर जवाब तलब नहीं था। सारियों की चोरी के मुताल्लिक अपने रंज का इजहार करेगी, मगर ये दोहरी जिंदगी जो वो 2-2.5 बरस से गुजार रही है, उसका अंत क्या है? वक्ती जोशो खरोश गुजर जाने के बाद जब जमीर मलामत करता है कि बाबा को इस तरह धोखा दे में न रखो, तो इस जमीर का क्या इलाज किया जाए? जमीर है क्या? मैं कौन हूँ? विश्व भारती की खिड़की में बैठी हुई लड़की कौन है? रेहान दादा कौन है? उमा राय, रोजी बनर्जी कौन है? गुरुदेव और अक्षय और जहांआरा, डॉक्टर बिनोय चंद सरकार, आत्माएं, पिछले संस्कारों के बनाए हुए जहन, क्या एक एक कदम, एक एक हरकत पहले से मुकद्दर है या महज हादसे का नतीजा है? इक्तिसादी, समाजी, तारीखी अवामिल। एक मोर नहायत गुरूर से सर उठाए खिड़की के नीचे से गुजर गया। इरफानियत और रूमान और फलसफे के इस गढ़ में यहाँ से चंद कदम के फासले पर इस सुर्ख आर्टिस्टिक मकान के अंदर गुरुदेव भी मेरे सवालात का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। लेकिन रास्ता किसे मालूम है? सॉलिडैरिटी में जवाब शायद मौजूद है। उठो मिस दीपाली, वो अक्सर 24 घंटे वक्त के अंदरूनी सफर में खुद से कहती रही। उठो, अब ये काम करना है, अब यहाँ से जाना है, अब ये पढ़ना है, अब इससे बात करनी है। थको मत। वो खिड़की से उठी और किताबें समेट कर बाहर निकली। मिस रोजी बनर्जी और सॉलिडैरिटी। अगली दफा। हेलो डायरेक्टर साहब, अनम्यूट कर लें। हेलो, सेशन इज ओवर। जी, मैं आज की इस शुक्रिया। दूसरी किस्सा खानी की दूसरी किस्त में तमाम नाजरीन का और जो लाइव प्रोग्राम में शामिल है उनका बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के जो कुर्रा हजरात हैं, प्रोफेसर आसिर नकवी साहब, मोहतरमा मोहसिनी नाहिद मोहसिनी साहिबा, मोहतरमा अजहर नकवी साहिबा, जनाब आरिफ नकवी साहब का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि इतनी बेहतरीन आपने उसकी ड्रामाटाइज रीडिंग की है। और इसकी तीसरी किस्त इंशाल्लाह 1 मार्च को 3 बजे मुनक्किद होगी। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप उसके अंदर शिरकत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमारी इज्जत।